अरे इन्होंने हम पर ही हमला कर दिया। दैट सेंटेंस वाज द एडमिशन ऑफ डिफीट। एक कमजोर और एक वीकेंड मोदी जो है वो ज्यादा खतरनाक मोदी है, याद रखिए। दुनिया की सबसे महंगी, सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव लकड़ी कौन सी होती है? नो, आई एम नॉट गुड इन दिस थिंग। पड़ी हुई लकड़ी। मोदी साहब ने अपने $4 ट्रिलियन इकोनॉमी से वो लकड़ी खरीदी है। क्या बात है। ये है चाइना और अमेरिका का फर्क। बिल्कुल चाइना के वेपन इस्तेमाल करके हुआ। जंग किसने रुकवाई है दिल भाई? डोनाल्ड ट्रंप ऐसा लगता है कि सुबह नाश्ता करता है और कहता है कि आज फिर इंडिया की मैं तारीफ करूं। डोनाल्ड ट्रंप मींस बिजनेस, उसको काम करना है। इवन ये जो वॉर हुई है, ट्रंप उसको कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेगा कि यार चाइनीज विल बी एबल टू सेल मोर आर्म्स नाउ। ट्रंप ने आते ही अमेरिकन डीप स्टेट को प्रेशर में लेकर आया। तो अब इस खत्ते का नाम होगा मिडिल ईस्ट नहीं होगा, सही है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ मिडिल ईस्ट। ऑलराइट। जिस दिन सीजफायर होता है उसके 2 दिन के बाद बीएलए बाज़ाब्ता तौर पे भारत जबरदस्त पॉइंट कहती है जय हिंद। आई मीन वही सोफिया कुरैशी आपकी, जो कि आपकी एक पोस्टर गर्ल बनी हुई थी पिछले 1 हफ्ते से, उसी को आपका एक मिनिस्टर बोलता है कि वो आतंकवादियों की बहन है। कल मरियम नवाज की जो स्टेटमेंट आई है 9 मई वाले और JF, अच्छा उन्होंने J10C का भी क्रेडिट मैडम ले गई हैं। 4 जुलाई 1999 को जब आपने यूनिलैटरल सीजफायर किया था कारगिल के मसले पे, जनाब अल्हम्दुलिल्लाह इस कौम के ऊपर दुरूद राटी का जो बुखार था ना वो कल उतर गया। फवाद के लिए एक रियलिटी चेक है, बेटा पाकिस्तान इज योर लैंड। अभी कोहली ने रिटायरमेंट का ऐलान किया। The first person to tweet was शाहिद आफरीदी। For God's sake, लाला। I was very happy to see के बुनियानो मरसूस नाम रखा गया। एक और आयत है कुरान की कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मोहम्मद और उनके साथी कौन है। ये काफिरों पे तो सख्त है, जबरदस्त, लेकिन आपस में नरम है। बेशक जब आप आपस में लड़ते हैं बॉस, फिर 71 होता है, और जब आप बाहर लड़ते हैं तो बुनियानो मरसूस होता है। अस्सलामु अलैकुम, आप रफ्तार देख रहे हैं। मेरा नाम फरहान मलिक है और मेरे साथ मेरे दोस्त और भाई अदील अजहर मौजूद हैं। अदील, वंस अगेन वेलकम। थैंक यू सो मच। द रीजन फॉर द डिलेड पॉडकास्ट ऑन दिस इशू इज दैट हम देखना चाह रहे थे कि लोग क्या बातें कर रहे हैं। जब सब सारी बातें कर लेंगे तो हम आके इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कुछ और बातें करें। अदील भाई, लेकिन बात तो वही करनी पड़ेगी जो हर कोई कर रहा है। बिल्कुल यार, कौन जीता? बहुत इस वक्त महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछा इस वक्त कि वाकई के कौन जीता। जैसे कि हम टेस्ट मैच की इस्तिलाह में कहते हैं ना, आई वुड से मेरा पर्सपेक्टिव है इट्स अ ड्रॉ, इट्स अ ड्रॉ। सो देयर आर प्लसेस एंड देयर आर माइनसेस फॉर बोथ द कंट्रीज। कुछ जगहों पे दोनों मुल्कों ने अपनी स्ट्रेंथ का मुजाहरा किया है, कुछ जगहों पे दोनों मुल्कों की वीकनेसेस निकल कर सामने आई हैं। जो चीज़ 2019 के बाद हुई थी, मुझे लग रहा है कि वो रिपीट पे चली जाएगी, और वो ये हो गई कि अब एक जो फ़ायदा हुआ, ज़ाहिर है फ़ायदा कहूँ जो भी कहूँ, वॉर इज़ नेवर अ गुड थिंग, लेकिन फरहान एक चीज़ जो कंफर्म हो गई है वो ये कि इंटेंसिटी ज़ाहिर है 2025 की 2019 के मुकाबले में कहीं ज़्यादा थी, और दोनों मुल्कों की फ़ौजों को, बल्कि मैं कहूँगा कि एक तीसरे मुल्क को भी जो है ना, वो एक दूसरे की कैपेबिलिटीज़ का पता चल गया कि किसी भी वॉर लाइक सिचुएशन में हाउ दे आर गोइंग टू रिस्पॉन्ड। सो फिर क्या होगा, इंटरनेशनल मार्केट में दोनों मुल्क निकलेंगे और बाइंग शुरू कर देंगे। दैट इज करेक्ट। लेट्स एक तो पहले बिगर पिक्चर की बात कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, इसको जरा ग्रैनुलर लेवल पे देखेंगे। बिल्कुल। आई फील कि हार और जीत रिलेटिव होती है। आप इस लिहाज से ठीक कह रहे हैं कि यकीनन इंडिया ने जिस किस्म की ट्रेस पासिंग इस दफ़ा की है और जिस लेवल पे जाके हमारे जितने शहरों और बेसिस को हिट किया है 1971 के बाद, जी बिल्कुल, ये पहली दफ़ा हुआ है, तो ये एक बहुत ख़तरनाक चीज़ है। राइट। तो उनके पास भी अपने मुल्क में दिखाने के लिए कुछ है। ठीक। अच्छा, हमने उनके रफाल्स गिराए हैं, उनके प्लेन्स डाउन किए हैं, और अभी तो रिसेंटली मैं शहजाद इकबाल को सुन रहा था कि जो 9 मई का कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसमें तो इंडिया ने अपने जहाज स्क्रैम्बल ही नहीं किए। उन्होंने दे वर सो स्केयर्ड ऑफ द एबिलिटीज ऑफ द पाकिस्तान एयरफोर्स कि उन्होंने किया नहीं। सो अगर हम इसको देखेंगे तो इस लिहाज से तो आप ठीक कह रहे हैं कि एक जगह उनके जो हाइपरसोनिक ब्राह्मोस मिसाइल्स थे उनकी पेनिट्रेशन उन्होंने दुनिया को दिखाई कि हम जा सकते हैं, हिट कर सकते हैं। इधर पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपनी कैपेबिलिटीज शो की कि भैया हम आपको गिरा सकते हैं जी। लेकिन अगर मैं इसको रिलेटिवली देखूं, देखिए मैं भी स्टार्ट्स देख रहा था कि 2017 से लेके 2021 तक जो पिछली मोदी गवर्नमेंट, पिछली मोदी गवर्नमेंट थी, पहली मोदी गवर्नमेंट थी, ठीक है, it was the biggest arms importer in the world. Right. For 4 years, Narendra Modi imported the most amount of arms than any other country. Right. तो आई थिंक ये जो आप एक उनके अंदर एक बेलिजरेंस देख रहे थे ना, बेलिकोस देख रहे थे उनके रवैये में कि तोड़ के रख देंगे, ऐसी की तैसी है, वो मौला जट जो बने हुए थे, आई थिंक वो मौला जट वो उस आर्म्स बाइंग से बने हुए थे। सो आपने एक चीज़ अगर नोट की हो
कि उनके मीडिया पे भी क्या इंप्रेशन मिल रहा था आपको, ये तो हमें तहस नहस कर देंगे, हम तो हिल नहीं पाएंगे, हम तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो एक तो एक्चुअल वॉर हुई और एक परसेप्शन और एक्सपेक्टेशंस की वॉर। बिल्कुल ऐसे जो एक्सपेक्टेशन की वॉर मोदी ने अपने मुल्क के अंदर कायम कर दी थी, उस लिहाज से तो मुझे लगता है कि वो इस जंग को हारे हैं। सही। क्योंकि उन्होंने तो पता नहीं को गजा वजा हमको समझ लिया था ना। बिल्कुल ऐसी है। हालांकि बहुत ही बेवकूफाना बात थी। हाँ, तो फरहान, योर पर्सपेक्टिव इज दैट वो जो इंडियंस की एक्सपेक्टेशन क्रिएट हो गई थी, जो, और मैं इस वक्त अगर इंडियन मीडिया देख रहा हूँ तो उसमें एक डिसअपॉइंटमेंट का लेवल है। अच्छा, मैं इंडियन मीडिया, उनके मेन स्ट्रीम मीडिया की बात नहीं कर रहा। आई थिंक द बिगेस्ट लूजर इन दिस एंटायर, जो भी हमने एक हफ्ते का एक वॉर ड्रामा देखा, उसमें इंडियन मीडिया और आई थिंक दुनिया भर में अब nobody takes them seriously। ठीक है, मैं इंडिया के इवन में अगर न्यूट्रल एनालिस्ट जो थोड़े बहुत बचे हैं उनकी भी मैं बात करूं, या थोड़ी सी जो राइट थोड़ा सा वॉर की तरफ जिनका झुकाव है, देयर इज़ एन एलिमेंट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट इन देम। और वो डिसअपॉइंटमेंट का एलिमेंट, उनको ये ख्याल था कि जी हमने पाकिस्तान को लिटरली, कहते हैं ना कि गर्दन से पकड़ लिया था, और फिर मोदी ने एक स्टेप बैक ले लिया। हम ज़ाहिर ऑफ कोर्स आगे चल के इस पर ज़रा तफसील से मजीद बात करेंगे कि यार व्हाट हैपेंड, ये इंडिया ने आखिर क्यों किया। बिकॉज आपने तो पाकिस्तान को बकौल उनके कि आपने तो उसको दबा के रख लिया था। वो जो आपने बड़ा अच्छा ये पॉइंट बताया कि इंडिया ने अपनी एयरफोर्स को इंगेज नहीं किया, पाकिस्तान ये जंग अपनी एयरफोर्स से लड़ना चाह रहा था। मैंने पिछली अपनी पॉडकास्ट में ये लफ्ज़ भी बोला था कि एयरफोर्स इज़ द एरिया जहाँ पे वी हैव गॉट एन एज। आई नो कुछ लोगों को वो मेरी बात अच्छी नहीं लगी, एज से ज़्यादा था, कुछ लोगों को मेरी बात अच्छी नहीं लगी। सुनी आपने कहाँ हिट किया? 92 नॉटिकल माइल्स, यानी कि 198 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे हिट किया है आपने। जब डेटा आ गया, जी बिल्कुल ऐसी है। आई वाज सीइंग शहजाद इकबाल गिव अ बीपर इन शाज़ेब शो, वो बता रहे थे कि आपने 200 किलोमीटर दूर हिट किया है। इमेजिन दिस इज द। और एक और बात अदील जो हम पहली दफा भूल गए, रात 4 बजे कौन आया फॉरेन मिनिस्ट्री में? चाइनीज एम्बेसडर को बुलाया गया, आपको कुछ दिखाना है। जबरदस्त, दिस वाज वेरी इंटरेस्टिंग एंड चाइनीज मीडिया हैज रिपोर्टेड दिस बाय द वे। हमारा ऑफिशियल है, उनको बुलाया गया सर, काम ठीक हो गया, काम हो गया। वो भी बल्ले बल्ले उनके सुबह जाए, बल्ले हो गई उन्होंने कहा आज का खाना मेरी तरफ से। मैं बता रहा हूं ना, इसमें तो कोई शक नहीं है, राइट, कि एज फार एज द एयर टू एयर बैटल वाज कंसर्न्ड, वी थ्रैश्ड देम। मतलब इट वाज नो कॉन्टेस्ट। और ये बहुत हार्टनिंग है। बिल्कुल, ये हार्टनिंग इसलिए है क्योंकि द फ्यूचर ऑफ, अभी हम इस पे आएंगे वैसे, वो वही है। तो गोइंग बैक टू दैट, तो 4 बजे उनको बुलाने का मकसद क्या था? एक्साइटमेंट का लेवल। और इसहाक डार साहब भी उठे हुए हैं, उन्होंने बताया कि 152 for 0 एक बार फिर से हो गया। हाँ। और ये वाकई इस बार 6-0 रहा, टेनिस कोर्ट से मारा हमने उनको। लेकिन या आई थिंक नो डाउट अबाउट दैट। बट दूसरी तरफ अगर आप देखें, सो देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट एज वेल फरहान। हम न्यूयॉर्क टाइम्स का कल का आर्टिकल देख लेते हैं, इवन दो, जी बिल्कुल, इवन दो मैं न्यूयॉर्क टाइम्स के आर्टिकल को थोड़ा सा जर्नलिस्टिक मैं समझता हूं कि उन्होंने जो ना डिसऑनेस्टी से काम लिया है। इंडिया के उन्होंने एक आदमपुर की तस्वीर दिखा दी, यार हमने और भी जगह टारगेट किए, बट देयर वर नो सैटेलाइट इमेज, उन्होंने हमारे दिखाए। डैमेज तो हुआ है, ये तो बात मान लेना। हाँ, ये कह देना कि पूरी की पूरी पाकिस्तान की एयर बेसिस को इमोबिलाइज कर दिया है हमने और पाकिस्तानी जहाज नहीं उड़ सकते, पाकिस्तान की 8 बेसिस नाकारा हो चुकी हैं, दिस इज अ सिवियर लेवल ऑफ एग्जैजरेशन। और मेरे ख्याल से इंडियंस को खुद ये सवाल पूछनी चाहिए ना अपनी हुकूमत से कि भाई आपने, भाई हम भी कह रहे हैं बुल्हारी में क्या हुआ था, एक टेक्निकल एरिया पे आके आपका एक ड्रोन गिरा है या क्रूज गिरा है, वी डोंट नो अबाउट दिस, हमारे फौजी वहां पे शहीद हुए हैं, दैट मीन्स के इट्स अ ब्रह्मोस उन्होंने भेजा है। लेकिन क्या उसका जो स्ट्रेटेजिक एसेट्स हमारे प्लेस थे वहाँ पे, जो हमारे जहाज थे, क्या हमारा रनवे था, अब वो रनवे मुसलसल टूटा हुआ दिखा रहे हैं रहीम यार खान का। यार रहीम यार खान का इनको अंदाजा नहीं है कि अल मखतूम फैमिली नाराज होगी आपसे और कुछ भी नहीं होगी, और वो बनवा भी देंगे अगले कोई 1 महीने में, बिकॉज आपको पता है शिकार करने, खैर अभी विंटर्स में आते हैं, अभी थोड़ा सा टाइम है। लेकिन मैं यही समझता हूँ कि वहां पे इंडियंस डेफिनेटली, आपको मानना तो पड़ेगा, जो हम बार बार बात बोल रहे हैं, वो पेनिट्रेट कर रहे हैं, न्यू नॉर्मल क्रिएट कर दिया उन्होंने। अच्छा देखें, ये एक बड़ी खतरनाक बात है। अच्छा मुझे जो लगता है ना, देखें एयरफोर्स में भी आपके पास चाइनीज इक्विपमेंट था, राइट, द JC-10Cs एंड द PL-50, यस। अच्छा, और एयर डिफेंस में भी आपके पास, मिसाइल डिफेंस में भी आपके पास चाइनीज इक्विपमेंट था, व्हिच वाज HQ-9। सो उधर उस चाइनीज इक्विपमेंट ने जबरदस्त परफॉर्म किया है, और इधर उसकी परफॉर्मेंस पे आपको रिव्यू करने की जरूरत है कि क्या हुआ, कैसे, पहले मुरीद के, फिर बहावलपुर, उसके बाद लगातार बहुत सारी और जगहों पे ये जो पेनिट्रेशन हुई वो क्यों हुई, कैसे हुई, आई थिंक इस पे बात होगी। इस पे फरहान एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है ना, देखिए
इसमें शुरू में ये आया कि जी जब इंडिया ने पहली बार ड्रोन्स के थ्रू हमारे मुल्क के अंदर पेनिट्रेट, देखिए उन्होंने पहली दफ़ा तो मिसाइल फेंक दिए। सवाल तो ये भी पैदा होता है ना कि भावलपुर में जाके मिसाइल, देखिए बाकी शहर तो चले आज़ाद कश्मीर पे वो हमला करते हैं, आपके पास रिएक्शन का टाइम नहीं होता, बट व्हाट अबाउट भावलपुर? आई मीन इट वुड हैव टेकन, या बिल्कुल हार्टलैंड पे, इट वुड हैव टेकन सम टाइम एंड देन वी हैव गॉट अर्ली वार्निंग। सारी की सारी फौजें एक बिल्कुल कहना चाहिए कि स्टैंड बाय पोजीशन में थी। ये भावलपुर कोई अचानक हमला थोड़ी हुआ है, उसके पहले क्रेशेंडो तबले जंग तो बच चुका था। सो आई थिंक हम पाकिस्तानियों को ज़ाहिर है या इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है कि व्हाट हैपेंड टू आवर एयर डिफेंस सिस्टम और क्यों उसने आके जो है वो हमको डिफेंड नहीं किया। एंड मैं तो मैं इसको थोड़ा सा कंक्लूड कर देता हूँ अपनी इस बात को। एंड नेचुरली वो जो एक शुरू में एक पिच बनाई गई थी कि यार ड्रोन्स को हमने डीएक्टिवेट करने के लिए अपना एयर डिफेंस सिस्टम जो हमारा सोफिस्टिकेटेड इसलिए नहीं किया कि हमारे रडार्स की पोजीशन उनको पता चल जाएंगे इंडिया, वो बीकन कर देंगे एंड ऑल। इंडिया ने अनआर्म्ड ड्रोन्स भेजे थे जो वॉल्टन लाहौर में गया था या जो पिंडी स्टेडियम के करीब आके गिरा है। ये सारी चीज़ें समहाउ पता नहीं गुस्ताखी से भी डर लगता है कहते हुए, लेकिन मुझे वो स्टोरी इतनी जबरदस्त लग नहीं। लेकिन देखिए अदिल, बात मसला क्या है इस वक्त, आप जो भी बात कहेंगे ना या हम जो भी बात कहेंगे, देखिए देयर इज अ रीजन व्हाई इट्स कॉल्ड द फॉग ऑफ वॉर एंड द वॉर हिस्टेरिया। हिस्टेरिया क्यों कहा जाता है? हिस्टेरिया इसी वजह से कहा जाता है कि आप अपनी रैशनल और नॉर्मल जजमेंट को सस्पेंड करते हैं, हकाइक और सबूतों से हटकर कहानी और जो सुनना चाहते हैं उस पर बिल्कुल इतबार करना। बिल्कुल ऐसे मैं फिर कह रहा हूँ, आई थिंक कंसिडरिंग व्हाट इंडिया एक्सपेक्टेड एंड और बाकी सारी चीजें छोड़ दें, द रिस्पॉन्स, मतलब अदील मोदी का ये स्टेटमेंट, अरे इन्होंने हम पर ही हमला कर दिया यार अदील, सीरियसली लाइक मतलब अदील दैट सेंटेंस वाज द एडमिशन ऑफ डिफीट। बिल्कुल तुम मजाक करने आए थे यहाँ पे, तुम मिसाइलें मार रहे हो भावलपुर में, मुरीदके में, हम पे हमला कर दिया। मतलब कौन था ये? भावलपुर कहाँ है? अच्छा वैसे वो तकरीर ना, वो एक फरमाइशी तकरीर थी, वो मोदी से मुझे ऐसा लगता है कि वो करवाई गई थी। और क्योंकि हमारे जो भी था, शहबाज शरीफ साहब की वो जो स्पीच थी कि हम जंग जीत गए, मुबारक हो, बेहतरीन काम हुआ था और उसमें ऐसी आग लग गई थी ना, हम तो जीत गए। वो अक्सर मेहंदियों में लड़का लड़की वाला हम जीत गए उन्होंने कहा जी हम जीत गए, खत्म। वो यानी इंडियंस कह रहे हैं यार, तो इंडियन कहने लगे कि यार ये कैसे जीत सकते हैं जंग, हमने तो आपके 8 एयर बेसेस उड़ा दी, ये हुआ। ये एक फरमाइशी तकरीर मोदी से करवाई गई थी, मोदी की बॉडी लैंग्वेज, हाँ हम भी जीते और हम ये करेंगे और तिरंगा मार्च निकालेंगे, ये सारी चीजें करेंगे। अब ये तो बाद में पता चलेगा कौन, मतलब अभी तो हकायक आपके सामने है, इसमें कोई शक नहीं है। आपने एज का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, मैं समझता हूँ पीएफ कंप्लीटली थ्रैश्ड इंडियन एयरफोर्स। अब इसकी 2 डायमेंशंस हैं, एक है लोकल और एक है इंटरनेशनल। पहले मैं लोकल पे बात करता हूँ। अदील, अ वीकेंड कमजोर हारा हुआ मोदी, राइट, क्या मतलब है इसका पाक भारत रिलेशंस के ऊपर और दुनिया के लिए? मेरे ख्याल से इस चीज के आपका हुस्न ज़न है। एक कमजोर और एक वीकेंड मोदी जो है वो ज्यादा खतरनाक मोदी है, याद रखिएगा। मैं ये बात समझता हूँ बिकॉज अब वो हो गया है डेस्परेट। मुझे ज़ाती तौर से ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में, देखिए अब इनके ना पुराने कच्चे चट्टे भी खुलने शुरू हो रहे हैं। रफाल गिरे, बहुत सालों के बाद इंडिया में ये डिस्कशन शुरू हुआ है कि ये रफाल की डील हमने क्या की थी। अगर आपको याद हो, कांग्रेस ने अब से कोई 7-8 साल पहले इस पे बहुत बड़ा स्कैंडल आया था, 6 साल पहले, कि इन्होंने इंतहाई महंगे रफाल खरीदे हैं। रफाल की सबसे पहले जो बातचीत इंडिया में की थी वो मनमोहन सिंह के टाइम पे ये डिस्कशन पहली बार आया था कि जी हमें एक न्यू जनरेशन एयरक्राफ्ट चाहिए। ये तेजस वेजस तो इनसे बन नहीं रहते, आपको पता है, एकदम लो क्वालिटी जहाज है वो। उस पे जो है जिस पे डील मोदी साहब, सॉरी मनमोहन साहब, उनकी गवर्नमेंट कर रही थी, उससे सेवरल टाइम हायर्स जाके जो है वो इन्होंने 4 टाइम्स हायर। अच्छा, उसमें फिर अंबानीज भी आते हैं, आपको पता है अनिल अंबानी की जो डिफेंस फर्म थी उसको भी कोई खास कॉन्ट्रैक्ट वगैरह दिया गया। अंबानी, अनिल अंबानी जो नालायक अंबानी था ना, वो जी हाँ नालायक, जो कि बैंकरप्ट हो गया, वो जो लंदन में बैठा, टीना मुनीम के हस्बैंड जी। सो तो बचपन कुछ बातें याद आ जाती हैं। सो उन्होंने उनका भी नाम इसमें आया था। अच्छा, इंडियन सुप्रीम कोर्ट में इस पर एक इन्वेस्टिगेशन भी हुई थी और जज साहब उसमें उस वक्त चीफ जस्टिस थे, बाय द वे वो बाद में इनके राज्यसभा के मेंबर भी बन गए थे, जस्टिस गोगोई। तो कितना पाकिस्तान से मिलती जुलती चीजें होती हैं वैसे यार। एनीवे, कमिंग बैक, अब हुआ ये सीन कि अब इंडिया में एक तो ये एक सिलसिला आ गया है, दूसरा पीपल, देखिए अब वो जो एक था ना कि जी जय हिंद और इंडिया के साथ हैं हम, अपनी आर्म फोर्सेस को सपोर्ट करते हैं, स्लोली एंड ग्रेजुअली अब ये चीजें जब बैठ रही हैं ना, तो अब मोदी की वीकनेसेस सामने आ रही हैं। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ऐसा लगता है कि सुबह नाश्ता करता है और कहता है कि आज फिर इंडिया की
मैं तारीफ करूंगा, मैं वो लफ्ज नहीं बोलना चाह रहा, आज इंडिया के साथ मैं ये करूंगा। अभी हम थोड़ी देर पहले आ रहे थे तो वो आईफोन के पीछे पड़ गया है, और ये आप देखिए, ये अगर इसने बोल दिया है, इफ डोनाल्ड ट्रम्प सेज समथिंग ना, इसका मतलब ये है कि वो उसके दिमाग में ये चीज नक्श हुई हुई है कि तुम ये आईफोन इंडिया में बना रहे हो। मैं टिम कुक से नाराज हूं इस बात के ऊपर कि वो $500 अरब दिए थे, लेकिन ये क्या कर रहे हो तुम इंडिया में बना रहे हो। अब आप ये देखिए कि वो एक अलग डिस्कशन है, समथिंग इज गॉन रॉन्ग विद मोदी एंड ट्रम्प। अभी हम लोकल पॉलिटिक्स पे आते हैं, तो मेरा ये ख्याल है दैट दिस वीकेंड मोदी जो इस वक्त नजर आ रहा है आपको, he can be very dangerous, which is why काफी सारे लोगों का ये कहना है, और मैं ज्यादातर एनालिस्ट में निक रॉबर्टसन को भी अभी सुन रहा था, पाकिस्तान जाते हुए उसने ये बात बोली कि मुझे नहीं लगता कि मामला यहाँ पे खत्म हुआ है। ट्रम्प का लेटेस्ट बयान देखा आपने? जी बिल्कुल, ट्रम्प का लेटेस्ट बयान वो भी है कि मैं वापस जाऊं तो ये दोबारा ना शुरू हो जाए। ये बहुत बड़ी एक मैं समझता हूं कि एक क्वेश्चन मार्क, सवालिया निशान है इस पूरी सिचुएशन के ऊपर। वीकेंड मोदी, ओके, दो सिनेरियोज हैं। एक वीकेंड मोदी है जो कंटिन्यू करता है प्राइम मिनिस्टर रहना, तो उसका तो आपने बता दिया। एक वीकेंड मोदी है वो डिसलॉज हो जाता है। बीजेपी की लीडरशिप किसके पास जाएगी फिर? अमित शाह? देखिए बीजेपी की लीडरशिप अमित शाह के पास जा सकती है, बिकॉज कहा यही जाता है इससे ज्यादा हार्डलाइनर, बहुत ज्यादा हार्डलाइनर है, और असर आर्किटेक्ट, आई मीन मोर रेडिकल पॉलिसीज, मोर हॉकिश पॉलिसी कमिंग फ्रॉम इंडिया, मोर हिंदुत्व ड्रिवन उनकी जो जाहिर है मेरे ख्याल से अब तो इससे बियॉन्ड भी आप सोचें कि वो क्या चीज होगी जो वहां पर जाएगी। दूसरा एक और बंदा जो फोर फ्रंट पे आ सकता है वो योगी आदित्यनाथ है, एंड यूपी का जो चीफ मिनिस्टर है इस वक्त। और योगी आदित्यनाथ तो खुद आपको पता है योगी है, वो तो बिल्कुल ब्रह्मचारी है, और हर वक्त भगवा रंग में ही होता है ये। सो मेरा ये ख्याल है दैट अभी इत्तेफाक की बात है, फरहान बात कहीं और निकल जाती है। मैं पाकिस्तान के एक बड़े मशहूर फैशन डिज़ाइनर के साथ अभी एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड करके आ रहा हूँ, एंड ही टोल्ड मी दैट ही डिज़ाइन द शेरवानी फॉर वाजपेयी साहब एज वेल। अच्छा। So, मैंने उनसे ये सवाल पूछा कि वाजपेयी साहब के बारे में मुझे बताइए। कहने लगे अदील, व्हाट अ हम्बल एंड डाउन टू अर्थ आदमी। एंड कहने लगे कि अगर मुझे ये ख्याल नहीं आता कि यार ये इंडिया का प्राइम मिनिस्टर मेरे सामने बैठा हुआ है, तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि मेरे खानदान में कोई नाना दादा बैठे हुए मुझसे जो है ना वो बात कर रहे हैं। वो इस लेवल का आदमी था। मैं पोएट, और बल्कि है ना अपनी किताब उन्होंने मुझे कमेंट, आज भी मेरे पास वो किताब रखी हुई है जो उन्होंने दी थी, वो शायर आदमी थे। मैंने उनको ये बोला, मैंने कहा यार वेयर हैज बीजेपी कम टू, वेयर हैज इंडिया कम टू फ्रॉम द वाजपेयी डेज टू नाउ नरेंद्र मोदी डेज। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर नरेंद्र मोदी अभी डिसलॉन्च होता है, अ मोर रेडिकल फॉर्म ऑफ बीजेपी जो है वो आपको सामने नजर आएगी। वेरी डेंजरस फॉर पाकिस्तान एंड इवन मोर डेंजरस फॉर इंडिया। ये बात समझने, हिंदुस्तानियों को ये बात समझनी पड़ेगी, रादर देन हमको ये बात बोलें कि अपनी हुकूमत से ये पूछो, अपनी हुकूमत से ये पूछो, यार तुम इंट्रोस्पेक्ट करो कि इंडिया किस डायरेक्शन में जा रहा है, उनकी नॉर्थ साउथ डिवाइड जो है वो किस तरफ जा रही है, नरेंद्र मोदी किस तरफ रेडिकल, आई मीन वही सोफिया कुरैशी आपकी जो कि आपकी एक पोस्टर गर्ल बनी हुई थी पिछले एक हफ्ते से, उसी को आपका एक मिनिस्टर बोलता है कि वो आतंकवादियों की बहन है। जस्ट इमेजिन, दिस इज द इंडिया वी आर टॉकिंग अबाउट। अच्छा, लेट्स गो बैक टू व्हाट एक्चुअली हैपेंड। ट्रम्प का इंटरवेंशन हुआ है, सब पता है, अब ये छप चुकी है। क्रिटिकल इंटेलिजेंस आई है, क्रिटिकल इंटेलिजेंस वसूल हुई जेडी वांस को। जेडी वांस ने कहा ओए सर गड़बड़ हो गई। कुछ दिन पहले कह रहे थे हमें, हाँ यार ठीक है चलने, मेरे ख्याल से वो एक सॉर्ट ऑफ टैसिट अप्रूवल था, ठीक है कि यार थोड़ा पिटाई करने दो पाकिस्तान, ठीक है, करो जरा मोदी साहब कर लें, राइट। तो वो क्रिटिकल इंटेलिजेंस आई थिंक स्पेकुलेशन ही होगी अदील, लेकिन आपके ख्याल से वो क्या थी? वेरी इंटरेस्टिंग। आई थिंक मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने थोड़ा सा टाइम इस चीज़ के सोचने पे लगाया कि व्हाट कुड बी। अच्छा, इंडियंस थ्रू आउट उनका तो एक ही पॉइंट ऑफ व्यू है कि जी न्यूक्लियर एसेट्स डिप्लॉयमेंट की बात हो रही थी। पाकिस्तान ऑफिशियली इसको डिनाई कर चुका है। पाकिस्तान कह देता है जी न्यूक्लियर आउट ऑफ क्वेश्चन है। आई मीन इवन दो ट्रम्प ने डबल डाउन भी किया इस चीज़ के ऊपर कि मिलियंस ऑफ पीपल वुड हैव डाइड एंड ऑल। मैं ज़ाती तौर से, अच्छा इंडियंस दे रियली बिलीव कि जी इन्होंने जो सरगोदा के करीब जो एक हिली एरिया है वहाँ पे उन्होंने पाकिस्तान ने अपने एटम बम रखे हुए हैं और इंडिया ने वहाँ पे बम मारा है, जैसे ताबकारी फैल गई है। अच्छा ये इंडिया समझ ले, सरगोदा आपकी बॉर्डर से कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, तो अगर ताबकारी यहाँ फैलेगी ना, अभी वैसे भी वेस्टर्ली ब्लो कर रही है, गर्मी की जो हीट वेव आई हुई है ये वेस्टर्ली आ रही है, ये आपके पास ताबकारी, तो आप भी ज़रा राजस्थान पे अपना मॉनिटर लगा लें कि आपके जो है ना वो रेडियो एक्टिविटी कितनी बढ़ रही है। फरहान इसमें दो तीन चीज़ें आ सकती हैं। मुझे एक चीज़ जो और इंटेलिजेंस वाली लगी है, जो मुझे लग रहा है वो ये हो सकता है कि आइदर वन ऑफ द कंट्री वाज गोइंग टू बी टोटली जैम्ड परहैप्स इलेक्ट्रॉनिकली, हो सकता है, और वो डेस्परेशन में आके कोई बहुत बड़ा कदम ना उठा ले। ये वाली चीज़ एक हो सकती थी। इस पे ज़ाहिर है पाकिस्तान में एक थियरी जो है वो आई है इस चीज़ के हवाले से। अगेन
ऑल प्योर स्पेकुलेशन एंड ऑल। एक जो बहुत बड़ी इंटेलिजेंस हो सकती है वो ये भी हो सकती है, चाइना का रोल इसमें हो सकता है। चाइना मे बी इज डिप्लॉइंग समथिंग थ्रू पाकिस्तान। देखिए ना, चाइना का असला टेस्ट हो रहा है, सब कुछ। चाइनीज वेपन सडनली इज, हम वही डीप सीक मोमेंट पहले भी जिक्र कर चुके हैं। ये चीजें भी हो सकती हैं। जो न्यूक्लियर वाली चीज है, एज अ ह्यूमन बीइंग आई डोंट वांट टू बिलीव अपॉन दैट, लेकिन पाकिस्तान डेस्परेट हो के, देखिए सबसे पहले तो सवाल ये पैदा होता है फरहान कि पाकिस्तान न्यूक्लियर ऑप्शन पे जाएगा क्यों हो जाएगा? इंडियंस ये कहते हैं जी हमने आपकी 8 एयरबेसेस तबाह कर दी। कहां तबाह कर दी है? तुम भी दिखा रहे हो कि तुमने एक टेक्निकल एरिया उड़ा दिया या चलो कुछ कर दिया, रहीम यार खान एयरबेस। मेरा एक सवाल है जो मेरे मतलब स्पेकुलेशन और थ्योरी है, मैंने क्योंकि ना 4-5 डॉट्स को कनेक्ट किया। एक तो ये कि इंडिया ने एक बड़ा फंडामेंटल, आई थिंक वही वाली बात कि रफाल की जो हजीमत थी, जो एम्बैरेसमेंट थी, उसको कवर करने के लिए मोदी ने एस्केलेट किया टू अ पॉइंट विच इट वाज नॉट सपोज्ड टू गो टू। ठीक है, मेरे ख्याल से दैट नाइट जो उन्होंने 2 बजे नूर खान और हमारे 4 और बेसिस को हिट किया, दैट वाज द ब्लंडर मोदी डिड। ठीक। एंड आई थिंक व्हाट, मेरे ख्याल से जो उस वक्त के बाद जो पाकिस्तान ने रिस्पांस दिया, अब ये एक सवाल है कि क्या वो रिस्पांस उन अटैक्स के बाद हमने फौरन प्रिपेयर्ड तो हम थे बिल्कुल। तो लेकिन फिर आपने जो बर्राज किया, क्योंकि जो लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है ना दुनिया के मीडिया, कह रहा है रोबस्ट पाकिस्तानी रिस्पांस, रोबस्ट पाकिस्तानी, यानी कि आपने भी पटाखे चलाए, बिल्कुल ऐसे आपने बोला ऐसी की तैसी, बिल्कुल ऐसे। अब उसमें कितना डैमेज हुआ नहीं हुआ वो डिबेटेबल है, लेकिन आपने भी हिट तो किया उनको। ठीक है, मेरे ख्याल से द एस्केलेशन रीच्ड अ पॉइंट जहां पे एक बिल्कुल फुल फ्लेज्ड वॉर का खतरा पैदा होता है। हाँ, बट कन्वेंशनल वॉर, कन्वेंशनल, यस आई वुड लव टू एंड होप टू बिलीव कि यही हो, लेकिन आपको अभी मैं वो पढ़ रहा था एक वो कि जयपुर टेस्ट मैच, ज़ियाउल हक 1986, राजीव गांधी, बिल्कुल, इट इज रियल। उसने कान में बोलकर आ गया था, इट इज रियल एंड इट हैपेंड, इट हैज वर्कड विद इंडियंस बिफोर। ये पहले भी हुआ है, ये मतलब मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि ये देखिए अदील, आप बड़ी सिंपल सी बात समझे, मेरा जब मुकाबला अपने से एक 10 गुना बड़े एनिमी से है, बिल्कुल, और वो बिल्कुल बदमाशी पे उतर आया है, और अब मुझे फिर मैं किसी भी चीज़ को, और देखिए देयर इज अ रीजन व्हाई पाकिस्तान हैज नॉट साइंड द नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, बिल्कुल ऐसी है। और आप एक और बात नोट करें कि सिक्योरिटी सोर्सेज से खबर आई कि एनसीए का इजलास बुलाया गया, जिसे ख्वाजा आसिफ ने बाद में डिनाई किया, बिल्कुल ऐसी है। सो सिग्नलिंग के हद तक था या एक्चुअली था, अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी रेडीनेस जरूर शो की होगी दुनिया को, हो सकता है कि भाईजान ये अब अगर या तो ये फुल फ्लेज्ड भी गया, क्योंकि देखिए जब फुल फ्लेज्ड होगी ना दिल, तो फिर कुछ नहीं पता क्या होगा, राइट, क्योंकि इंडिया ने उस दिन बहुत ज्यादा एस्केलेट कर दिया था चीजों को। बिल्कुल ऐसी हो सकता है फरहान, अमेरिकन इंटेलिजेंस कुड बी रॉन्ग एज वेल ना। हम कोई अमेरिकन कोई ऑलमाइटी थोड़ी है कि वो सब ओमनीपोटेंट एंड ओमनीसेंट हर जगह मौजूद है, हर जगह सुन रहे हैं। क्लिंटन जो ट्रम्प जो हिंट कर रहा है ना, उस पे कह रहा था मिलियंस ऑफ लाइव्स, आई नो, बट द इंटेलिजेंस कुड बी रॉन्ग एज वेल ना, बिकॉज़ इफ दैट कुड बी द केस, मेरा ये ख्याल है कि अमेरिकन्स के लिए भी ये एक बहुत बड़ा एक उस पे आ रहे हैं, सायरन अगला समय उस पे आ रहा हूं। अच्छा जी, आपने विद द हेल्प ऑफ चाइना यू हैव ओवरपावर्ड, आपने एक अपने से 10 गुना बड़े दुश्मन को ज़ेर किया है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ योर आयरन ब्रदर, कंटेन किया, बिल्कुल। चाइना इस वक्त दुनिया में कहाँ खड़ा है? ट्रम्प इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ मिडिल ईस्ट क्रिएट कर रहा है, ठीक है, मैं इसको अब इस खत्ते का नाम होगा मिडिल ईस्ट नहीं होगा, सही है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ मिडिल ईस्ट, ऑलराइट, ठीक है ना, जहाँ सीरिया, यूएई, कतर, बिल्कुल, सऊदी अरेबिया, इस्राइल, सब प्यार मोहब्बत के साथ रहेंगे, कुवैत, सब रहेंगे, आपस में मिलजुल के रहेंगे। ये क्यों कर रहा है? थिंक अबाउट इट। या it is trying to enlarge the American footprint in this area, right? ठीक है, और at the same time 600 अरब डॉलर की डील्स सऊदी अरेबिया के साथ, ठीक, 1.2 ट्रिलियन डॉलर्स की डील खत्म। हम लोग को तो ये अमाउंट समझ में नहीं आते ना, कहते भाई मुझे नहीं कहते इंडियन ड्राइवर तो 500,000 करोड़, मिस्टर बजाज की जो डील होती थी वो हमको तो ऐसा लग रहा है ना। He is creating a new region. Okay. Why is he doing that? Why is he solidifying the American footprint? वो अमेरिका के फुटप्रिंट को तगड़ा कर रहा है इस पूरे रीजन में, ठीक है,
दो ही उसके पॉसिबल थ्रेट्स हैं दुनिया में अमेरिका को, और कोई भी नहीं है, एक रशिया है, चाइना। पाकिस्तान इज इन अ डिलेमा राइट नाउ। पाकिस्तान हिस्टोरिकली हम हैं, हमारा आयरन ब्रदर चाइना, वी हैव वॉक्ड द टाइट रोप, लेकिन आपके ताल्लुकात अमेरिका बहादुर की, अच्छा अभी आप देखें, ये है चाइना और अमेरिका का फर्क। बिल्कुल चाइना के वेपन इस्तेमाल करके हुआ, बिल्कुल सब कुछ हुआ, लेकिन जंग किसने रुकवाई है अदिल भाई? बिल्कुल ऐसे अमेरिका ने। अदिल भाई रशिया ने जंग नहीं रुकवाई, बिल्कुल ऐसे, जिसकी इंडिया ने भी सुनी। डैडी जो है, डैडी अभी दुनिया के वही हैं, और डैडी पहले इन्वॉल्व नहीं हो रहे थे, वरना पहले रुक जाती। बिल्कुल ऐसे, डैडी जब इन्वॉल्व हुए, सो माय पॉइंट इज देयर इज इफ पाकिस्तान's अलाइनमेंट विद इंडिया विद चाइना, ये इतनी ज्यादा आपकी अलाइनमेंट जो कि हमेशा से है, लेकिन देखिए मुसलसल दुनिया इसको, खबर जो आप पहले भी कह रहे थे, इसको चाइना वर्सेस द वेस्ट ले रही है। या एंड यू आर विद चाइना राइट नाउ। बिल्कुल ऐसे। वेयर डज ये चलें, डिफेंस के लिहाज से तो बहुत अच्छी खबर है ये आपको, आपकी एक्सपोर्ट्स कितनी है चाइना में? नेग्लिजिबल एक्सपोर्ट है, बिल्कुल। आपको आईएमएफ से पैसे कहाँ से मिलते हैं? वर्ल्ड बैंक किसके काबू में? ठीक है। आप बेसिकली एक कर्ज ख्वाह मुल्क हैं। बिल्कुल ऐसे। चाइना ने भी आपको ग्रांट्स नहीं दी हैं, चाइना ने लोन खड़े किए हैं आपके ऊपर, $40 बिलियन के लोन खड़े किए हैं। अभी भी आप $2 अरब और $1 अरब और $1.5 अरब के लिए कहाँ जाते हैं? सऊदी अरेबिया जाते हैं, ठीक, यूएई जाते हैं, बिल्कुल ऐसे, कतर जाते हैं, आईएमएफ के पास जाते हैं। आईएमएफ मतलब यू नो व्हाट डज दैट मीन फॉर पाकिस्तान, कि अगर अमेरिका इंक्रीजिंगली कॉर्नर कर रहा है चाइना को इस रीजन में और रशिया को, पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? हाँ, आई थिंक ज़ाहिर एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन या एक टॉक तो लेनी पड़ेगी। क्या कैन वी पार्टनर विद बोथ द कंट्रीज एज वेल? मेरा ये ख्याल है फरहान दैट डोनाल्ड ट्रम्प जो है ना, उसका एंटी चाइना कोई इतना बड़ा मुझे स्ट्रेटेजिक व्यू लगता नहीं। अच्छा, डोनाल्ड ट्रम्प एक बिजनेसमैन आदमी है, उसको धंधा नजर आ रहा है मिडिल ईस्ट में। असला किसके खिलाफ बेच रहा है? असला वो अब सऊदी अरेबिया अगर असला खरीद रहा है, उसको चाइना से तो जंग नहीं लड़नी ना। अगर सऊदी अरेबिया, और देखें एक और बात भी समझनी पड़ेगी ना, हम जब बचपन से उम्रा करने जा रहे हैं एंड ऑल, वी ऑलवेज फाउंड द मोस्ट ब्यूटीफुल लुकिंग कार्स इन सऊदी अरेबिया। ये GMC, ब्यूइक, क्राइसलर, हमने ये नाम हम सऊदी अरब जाकर ही सीखे थे। दुबई में इनको चाहिए होता है चमकता हुआ गाड़ी चाहिए इनको, दुबई ऊंचे टावर्स बनाएगा, सैयारा तवील हुरमा जदीद। तो उसमें जो पॉइंट मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये कि अमेरिकन टेक जो भी है तो शाइनी टेक ना। I would love to have, I mean, I use a Chinese phone, but who wouldn't want to have, if not me, but who wouldn't want to have an iPhone? ठीक है। देखें, आपने बाइडन के दौर में मिडिल ईस्ट को अमेरिका से दूर होते हुए और रशिया और चाइना के करीब होते हुए देखा। बिल्कुल ऐसी है। आपने वो जो हमने बात भी की कि चाइना ने ईरान और सऊदी दोस्ती कराने की कोशिश की। True. फिर रशिया के साथ ट्रेड के ऊपर बात हुई। अब ये जो ट्रम्प आया है, तो आप समझते हैं कि इसके कोई अल्टीरियर मोटिव्स नहीं है? मुझे ना कोई इसके ऐसे स्ट्रेटेजिक, देखें एनालिस्ट बनाने को तो बहुत सारी बातें कर लेते हैं ना, चीज़ें करते हैं। थोड़ा बहुत ट्रम्प को जो मैंने देखा है, समझा है, फिर ट्रम्प के पीक टाइम पे, प्री कोविड ट्रम्प का पीक टाइम था, वहाँ पे अमेरिका में मुझे सिग्निफिकेंट टाइम गुजारने का ऑन रोड मौका मिला। मुझे अंदाज़ा जो हुआ वो ये हुआ दैट ट्रम्प का जो अल्टीमेट मोटिव है वो ये कि मुझे कारोबार करना है। ट्रम्प बाय नेचर इज अ नॉन इंटरवेंशनिस्ट प्रेसिडेंट। आई एम हेयर टू एंड द वॉर्स। अब ये देखिए, अब मैं एक एग्जांपल आपको यहाँ पे देता हूँ। इजराइल इस वक्त तपा हुआ है अमेरिका से। ऑलरेडी दुनिया बल्कि आपकी पॉड का एक व्लॉग का मौजू भी हो सकता है कि रिश्तों में दरार आई। 2 महीने पहले वो उसके पाँव धो के पी रहा था और वो कुर्सियां खींच रहे थे, वो उनको बिठा रहा था। सडनली व्हाट हैज हैपेंड कि हूतीज के खिलाफ जंगबंदी होती है, इजराइल इन्वॉल्व नहीं है। अपना वो एक कैप्टिव ईरान अलेक्जेंडर निकालते हैं, इजराइल को पता भी नहीं है, वो गेव हिम बीबी को रेड फेस दिया। ईरान के साथ न्यूक्लियर टॉक्स हो रही हैं एंड इजराइल को ये पता ही नहीं है, और डोनाल्ड ट्रम्प उन न्यूक्लियर टॉक्स के पहले राउंड के बाद बोलता है कि क्या जबरदस्त हमारी मीटिंग हुई है। हाँ, ईरान को तारीफ की है, वहां पे भी की है। एग्जैक्टली। और उसने क्या, एक और बड़ी जबरदस्त बात जो अभी सोर्सेज ये बताते हैं कि अमेरिका इज ओके विद ईरान परसुइंग अ सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम। एक मेजर शिफ्ट ये आया है, वरना वो तो कहते थे यार तुम न्यूक से दूर रहो। ट्रम्प को क्या अंदाजा हुआ है, और ट्रम्प ने एक बार ये भी बात बोली है कि मैं इजराइल के कहने पे ईरान पे हमला क्यों करूंगा, क्योंकि इजराइल चाहता है कि वो उनके
एक और कहानी आती है कि माइक वॉल्ट्ज जो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, बहुत ही प्रो इजराइल इनका एक बंदा था, उसको हटाने की बहुत बड़ी वजह वो सिग्नल वाला स्कैंडल नहीं था, वो ये था दैट ही वाज कंटिन्यूअसली पुशिंग डोनाल्ड ट्रंप टू अटैक ईरान्स न्यूक्लियर फैसिलिटीज। मेरा ये ख्याल है कि डोनाल्ड ट्रंप को अपनी गिरती हुई मकबूलियत अमेरिका में क्यों हुई है, बिकॉज ऐसे कुछ अमेरिकन सेगमेंट्स ने ट्रंप को वोट किया नवंबर में जो कि हिस्टोरिकली डेमोक्रेट्स को वोट करते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द यंग वोटर्स ऑफ अमेरिका, जिनको हम जेन जी कह सकते हैं, कि जो कि अमेरिका की यंग जनरेशन इज नॉन इंटरवेंशनिस्ट, यानी वो चाहते हैं, आइसोलेशनिस्ट हैं। वो ये कहते हैं यार दुनिया के साथ काम करो, फेसबुक करो, इंस्टाग्राम टिकटॉक करो, जंग ना करो। जब वो देखते हैं कि यार पहले 3 महीने में डोनाल्ड ट्रंप कभी वो हुतीस पे हमला करता है, तो उसने तो गजा में क्या कर रहा है, वो उनको बेचारों को निकालने की बातें कर रहा है, ये सारी चीजें, हिज पॉपुलैरिटी हैज प्लमेटेड। टैरिफ देख लीजिए आप, हिज पॉपुलैरिटी हैज प्लमेटेड। क्यों डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेप बैक लिया है? अब ये चाइना और इनके जो मुज़ाकरात हुए, चाइना डिड नॉट ब्लिंक, इट वाज द अमेरिका। चाइना ने कहा यार कर लो, आई एम हियर फॉर अ लॉन्ग शॉट, यू आर जस्ट 13 या 14% ऑफ माई एक्सपोर्ट्स नाउ, अब मेरी को तुम 21-22% एक्सपोर्ट नहीं हो। पूरा एक वर्ल्ड बैंक ने एक स्टडी की, पता नहीं किसने स्टडी की, कि ओवरऑल इंपैक्ट ऑन चाइनीज इकोनॉमी वुड बी $700 बिलियन, दैट्स इट। सही है, हो सकता है रिसेशन में आ जाए, कोई एक दफा झटका लगेगा, चाइनीज आर गोना डंप देयर प्रोडक्ट्स टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, टीमू कर देंगे। तो मैं जाती तौर से समझता हूं कि ट्रंप कोई चाइना का स्ट्रेटेजिक जो है ना, मैं आपको बताऊं, इवन ये जो वॉर हुई है, ट्रंप उसको कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेगा कि यार चाइनीज विल बी एबल टू सेल मोर आर्म्स नाउ, दे विल बी एबल। अब मैं आपको देता हूं, ये बोइंग का बंदा क्यों लेकर गया अपने साथ? बोइंग इज द प्राइड ऑफ अमेरिकन इंडस्ट्रियल माइट, ओके, इट्स नॉट कोई और नहीं। और वो पिछले जब से वो 737 मैक्स क्रैश हुए हैं, बोइंग तबाह में आया हुआ है। फिर वो जहाज, उड़ते हुए जहाजों से खिड़कियां उड़ जाती हैं, फिर वहां पे स्ट्राइक हो रही है, लेबर स्ट्राइक, दे आर नॉट एबल टू डिलीवर द एयरक्राफ्ट। ट्रंप ने कहा भाई चलो आओ, इससे पहले। अच्छा, एक और भी कहानी हो रही है, आपको पता होगा, अंदाजा इसका होगा। थिंक अबाउट कोमैक, द चाइनीज एविएशन कंपनी, जो कि अपना अब प्राइवेट जेट, उन्होंने अपना अब छोटा जहाज बनाना शुरू कर दिया है। कोमैक ऑलरेडी हैज बायर्स इन साउथ ईस्ट एशिया नाउ, इंडोनेशिया, कैम्बोडिया, लाओस, आई थिंक ये अब कोमैक के जहाज खरीद रहे हैं। इससे पहले कि वो जाके लो कॉस्ट करियर को टारगेट करना शुरू करे, क्योंकि अभी तक FAA जो इनकी फेडरल एविएशन अथॉरिटी ने अभी ओके नहीं दिया है, बट दे कैन ऑपरेट इन अ लॉट ऑफ अदर रीजन्स इन द वर्ल्ड। डोनाल्ड ट्रंप मीन्स बिजनेस, उसको काम करना है। मैं आपके उस सवाल पे मैं आता हूँ, वो सिर्फ मिडल ईस्ट के साथ, why did he go to Israel? He's got nothing to sign with them. इजराइल ने अपने टैरिफ पहले से 0 किए हुए हैं, कौन से एग्रीमेंट साइन कर लोगे भाई? इजराइल क्या खरीद लेगा उनसे, या क्या हो जाएगा सिलसिला? बल्कि बहुत जल्दी डोनाल्ड ट्रंप ये बयान देने वाला है कि हम तुम्हें बहुत एड देते हैं, या तुम्हें हम कुछ ज्यादा ही एड देते हैं। और जो है वो, कोई शक नहीं है कि रिसेंटली नेतन्याहू हैज बीन वेरी एंग्री विद हिम। यस, एब्सोल्युटली, ही हैज बीन वेरी एंग्री विद हिम। और इसका आप एक हल देखें कि वो सीजफायर की बात कर रहा था, उसने उधर भी पीस टॉक्स करा दिए, यूक्रेन रशिया, बिल्कुल ऐसे बता दिया, इधर भी रुकवाया है, उसने वहां पे भी करवा दिया था। लेकिन कल फिर इजराइल ने 80 लोग मार दिए, देखिए आप हॉस्पिटल का। सो नाउ ओके, अगर इसको देखें, मुख्तसर करते हैं क्योंकि हमारा टॉपिक नहीं है, बिल्कुल, कि ट्रंप भी फिर एक डेंजरस गेम खेल रहा है दिल। ओके, यूएस में भी एक एस्टैब्लिशमेंट है दिल भाई, ठीक है, यूएस में भी जॉन एफ कैनेडी हो चुका है दिल भाई। बिल्कुल ऐसी, बिल्कुल ऐसी, ये मैं बता दूं बिल्कुल कि अगर आप, इजराइल इज अ नो गो एरिया फॉर द यूएस सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट, ठीक है, ये इस तरह की बहारें आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन जो एक चीज पिछले 50, 60, 70 सालों से कायम रही है वो ये रही है। बट इफ ट्रंप ऑन द अदर हैंड सर्वाइव्स दिस, यस, फिर तो आप एक दुनिया बदली भी देखेंगे। और उसकी, लेकिन उसके लिए आप ये भी देखिए ना, ट्रंप ने आते ही अमेरिकन डीप स्टेट को प्रेशर में लेकर आया। अभी इसने डोज के थ्रू सबसे बड़ा, अभी इसने जो सऊदी अरेबिया में स्पीच की है एट द बिजनेस फोरम, वो कहते ये हैं कि अमेरिकन न्यू कॉन्स, लिटरली खैर न्यू कॉन्स वैसे फिनोमेनन इज डाइंग ओबामा के टाइम से, लेकिन उसने अमेरिकन कंजर्वेटिव और न्यू कॉन्स की जो पूरी की पूरी फिलॉसफी थी उसको तबाह कर दिया। लोगों आगे यार वो कह रहे हैं, वो तुम देखो तो उन्होंने क्या दुनिया पहले बोला था, हिजाब वाले मसले बोला था, एग्जैक्टली हम क्यों बताएं भाई, वो 100 साल से 500 साल से करती है मुसलमान। तो वो ये मुझे ऐसा लगता है, मैं ऑनेस्टली यस, ट्रंप में लोग बड़ी खामियां देखते होंगे, बड़े मसले हैं, बड़ा एब्रप्ट है, ये सारी चीजें, मुझे लगता है यार वो बिजनेसमैन आदमी है,
ठीक है जी, वो कारोबारी आदमी है, मार्बल पसंद कर रहा था वहां का। अब देखिए क्या मार्बल है, हाँ वो कहता कैमल, आई हैवंट सीन कैमल फॉर इट। तो वो एक बिजनेस, मुझे नहीं लग रहा कि वो कोई चाइनीज स्ट्रेटेजिक कोई वो चीजें, जाहिर है चाइना उनका दुश्मन है बिल्कुल, इसमें कोई इनका नंबर 1 एनिमी इस वक्त दुनिया में। अगर कोई चैलेंज, एनिमी तो मैं नहीं बोलूंगा, देखिए एनिमी सोवियत्स थे उनके, जिनके साथ वो ना ट्रेड करते थे ना कुछ करते थे, आयरन कर्टन सोवियत ने। चाइनीज आर डिफरेंट पीपल ऑल टुगेदर। चाइना चाहता है कि जी एक साथ ग्रो करे पूरी दुनिया है। सो या आई थिंक मैं ट्रम्प का काफी लंबा ये एक अलग ही डिस्कशन हो गया, लेकिन या दिस इज हाउ आई लुक एट इट। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड, कमिंग बैक टू व्हाट्स गोना हैपन हियर। या जिस दिन सीजफायर होता है उसके 2 दिन के बाद बीएलए बाज़ाब्ता तौर पे भारत, जबरदस्त पॉइंट, कहती है जय हिंद जी। बीएलए कहती है जय हिंद, मैं तो ये कहूंगा ना, बीएलए कहती है जय हिंद। अब तो कोई शक नहीं रह गया, बिल्कुल शक पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं था, अभी भी नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कैन इंडिया मेक मैटर्स वर्स देयर? ये जब आप पहले सवाल का मोदी के खतरनाक होने की हम बात कर रहे थे, ये उसमें आना चाहिए था, और मेरे जहन में उस वक्त ये पॉइंट आया भी था। यस, यहां पर तभी आता है ये सिलसिला कि खुदा के लिए इस मुल्क के अंदर हम यगानगत पैदा करें। द एंटायर कंट्री नीड्स टू बी ऑन द सेम पेज। दिल दुखता है जब पाकिस्तान के कुछ नौजवान जो है वो आपको इन शरपसंदों को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे होते हैं, बिकॉज दे हैव बिकम सो फ्रस्ट्रेटेड फरहान विद द वे थिंग्स आर गोइंग इन पाकिस्तान, कि वो कहते हैं कि यार इनके साथ भी ऐसे ही हुआ होगा तभी ये कर रहे हैं। नहीं यार, दे आर टेररिस्ट, ये दहशतगर्द हैं, दे आर ऑन एन एजेंडा। इनको अगर कोई समझता है कि इनको बलोचों की बड़ी फिक्र है या उनके हुकूक की, ऐसा कुछ भी नहीं है यार, कुछ भी नहीं है ऐसा। सो या वेदर इट्स द टीटीपी एलिमेंट या इट इज द बीएलए एलिमेंट और बीएलएफ और पता नहीं कौन कौन है, हमें थिंग्स आर गोइंग टू गेट वर्स फॉर पाकिस्तान। आर वी रेडी टू फेस इट? दैट्स द क्वेश्चन। मेरे जहन में ना एक चीज़ है, हमारे एक बुजुर्ग हैं, उनसे मेरी को 8-10 साल पहले एक हम बैठे हुए थे, गप लग रही थी, तो उन्होंने एक बड़ी बुजुर्ग कोई आपने बैत वैत की हुई किसी पीर के? हाँ, अच्छा चलें, ओके। तो उनके साथ बैठे हुए थे तो गप लग रही थी, तो उन्होंने एक एग्जांपल दी। उन्होंने कहा जैसे एक घर होता है, उसकी छत होती है, उस छत पे बारिश होती है, जब बारिश होती है तो उस घर की छत पे पानी जमा हो जाता है, ठीक है। तो उस पानी को निकालने के लिए, वेंट करने के लिए परनाले होते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल, ड्रेन्स होते हैं कि वो बारिश का पानी आया वहां से निकल गया। बिल्कुल। कह रहे हैं जब ये परनाले बंद हो जाएं या चोक हो जाएं तो घर की छत पे पानी जमा हो जाता है, ठीक है। और जब ये पानी जमा होता है तो फिर छत टपकती है ऐसे ही। और अगर बहुत अरसे तक बारिश होती रहे और पानी नहीं निकाला जाए तो छत गिर भी सकती है। ठीक है। ये जो एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट्स है ना, कौमों के अंदर एक एग्रेशन होता है, कौमों के अंदर एक कैपेबिलिटी होती है, एक जज्बा होता है, एक चीज़ें होती हैं। ठीक है। जब आप अपनी उस एग्रेशन और उस फ्रस्ट्रेशन को एक्सटर्नल एनिमीज के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, राइट, जो आपने अभी देखा, ठीक है, तो फिर आप बुनियाद मरसूस बन जाते हैं, बेशक, क्योंकि आपका फोकस बाहर है। जब आप बाहर के एनिमी से लड़ रहे हैं तो आप बुनियाद मरसूस हो जाएंगे, ठीक है, और ये आपने देख लिया इस वक्त, ठीक है। लेकिन जब आप अंदर लड़ते हैं तो फिर क्या होता है, ये हम पिछले कई दहाइयों से देख रहे हैं। पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक, क्योंकि अब मुझे बहुत खुशी हुई ना कि कुरान इज बैक इनटू द पॉलिटिकल एंड मिलिट्री डिस्कोर्स, राइट, वरना पहले हम हतफ और गौर है। आई वाज वेरी हैप्पी टू सी के बुनियाद मरसूस नाम रखा गया। एक और आयत है कुरान की, उस तरफ भी तवज्जो करने की जरूरत है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मोहम्मद और उनके साथी कौन है, तो अल्लाह डिस्क्राइब कर रहे हैं कौन लोग, तो अल्लाह फरमाते हैं कि अशद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम, ये काफिरों पे तो सख्त है, जबरदस्त, लेकिन आपस में नरम है। बेशक, खूबसूरत। इसकी एक बहुत बड़ी एग्जांपल ओहद है। अल्लाह के नबी के साथियों से, सहाबा से, रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन थे, अल्लाह के नबी ने उनको माफ़ किया, अल्लाह के नबी ने उनको मशवरे में शामिल रखा और बिल्कुल मेन स्ट्रीम में उनको लेके चले। ये एक पॉलिसी थी, ये कुरान का हुक्म भी था, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी थी। जब आप आपस में लड़ते हैं बॉस, फिर 71 होता है, बिल्कुल, और जब आप बाहर लड़ते हैं तो बुनियाद मरसूस होता है। मेरा ये ख्याल है कि एक बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमें लगा कि रियासत के पास एक आ गई है कि यार लोगों को एक पेज पर लेकर आ जाएं, और देखें एट द एंड ऑफ द डे फौज हमारी किसको डिफेंड कर रही थी? पाकिस्तानियों को डिफेंड कर रही थी ना, तो पाकिस्तानियों की सुन भी लें। जो पाकिस्तानी चाहते हैं, फौज भी इस मुल्क का भला चाहती है,
और अवाम भी उस मुल्क का भला चाहती हैं। कौन कौन कहेगा ये बात? कोई कौन कहता है कि नहीं मैं पाकिस्तान को तबाह को नाउजुबिल्लाह देखना ये बात चाहता अब हूं? आपको अपने दिमाग से निकालनी पड़ेगी कि कोई भी पॉलिटिकल फोर्स। अच्छा, एक और चीज से बात करना चाहता हूं। अ लॉट ऑफ प्रो PMLN अकाउंट्स आई वुड से आर रियली, वो इस वक्त अजीब व गरीब ना ट्वीट्स कर रहे हैं और चीजें कर रहे हैं, एक पैनिक क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। एक अच्छी गुडविल क्रिएट हो गई है। बिल्कुल नहीं, ट्रू, खुदा का वास्ता इस गुडविल को जाया ना करें। बिल्कुल ऐसी। और ये कुछ लोग अपने वो ना कहते हैं ना, अपनी बोटी के लिए गाय मत कुर्बान करें। कल मरियम नवाज की जो स्टेटमेंट आई है, आई मीन इट्स अ कंडेमेबल स्टेटमेंट ना। वो कहती हैं जी कि 9 मई वाले और JF, अच्छा उन्होंने J10C का भी क्रेडिट मैडम ले गई हैं। मैं तो समझता हूँ, खैर जाहिर है तभी लोग वोट भी नहीं देते। 4 जुलाई वाले भी थे। 4 जुलाई 1999 को जब आपने यूनिलैटरल सीज़फायर किया था कारगिल के मसले पे, जनाब, इट वाज वन ऑफ द अच्छे बड़े होशियार हैं, बड़े होशियार हैं। पाकिस्तान की तारीख का 71 के बाद सबसे फॉरगेटेबल वाकया है 4 जुलाई 19 जून था, जुलाई था, जुलाई था, इट वाज 4th of July 1999, द डार्केस्ट डे इन पाकिस्तान हिस्ट्री। राइट, हु डिड दैट? सही बात है, देख लें आप किसने किया था? यूनिलैटरल हजीमत आप उठा के बिल्कुल और आपको किसने साइन किया था भाई? नाम बता देना लोगों को। यार लास्ट टाइम एक आदमी का नाम लिया था मैंने, उस पर काफी लोग नाराज हो गए। नवाज शरीफ साहब वजीर आजम थे पाकिस्तान के, बिल्कुल ऐसे ही है। तो भाई वो दिन भी तो याद है ना कौम को। बिल्कुल। और अफसोस इस बात का है कि 28 मई 98 के बाद 4 जुलाई 99 को आपने वो काम किया था। यानी कि इतने अपने पीक पे कौम का खुद जो 13 महीने में, 13-14 महीने में आप, तो इस चीज को देखिए आदिल, एक चीज जो समझनी पड़ेगी, पाकिस्तान हैज अ स्ट्रॉन्ग मिलिट्री, राइट, ठीक है, और पाकिस्तान ने यकीनन एक सिक्योरिटी स्टेट के तौर पे हमने बिहेव किया है और हमने डिफेंस को प्रायोरिटाइज किया है। ठीक, 1951 से लेकर 2025 तक हमने डिफेंस को प्रायोरिटाइज किया, क्योंकि हमें इंडिया से एक बहुत एबनॉर्मल खतरा था। हम 4-5 जंगें लड़ चुके हैं, हमारा आधा मुल्क चला गया, बलूचिस्तान में मसले हो रहे हैं, हमें एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। उसी वजह से हमने न्यूक्लियर बॉम्ब भी बनाया, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। सो Pakistanis have worked hard to strengthen this military. हमने इस फौज को और इस पूरे, और एक और बात आती जो चीज़ बहुत ज़रूरी है, कभी कोई एक शख्स, ये जो हमारा कौम का प्रॉब्लम है ना, एक शख्स, आप देखें भुट्टो ने स्टार्ट किया न्यूक्लियर प्रोग्राम, जिया के अंदर 10 मसाइल होंगे लेकिन उसने उसको परवान चढ़ाया। बिल्कुल ऐसे। पाकिस्तान को डिफेंड करने की बात देखें आप, मैं आपसे जो छोटी सी बात कहना चाह रहा हूँ, आप देखें भुट्टो ने खड़ा किया प्रोग्राम, जिया ने उसको स्ट्रेंथन किया, कॉन्फ्लिक्ट से बचाया इंडिया से, ठीक है। बेनजीर ने भी न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ाया, मिसाइल प्रोग्राम को बेनजीर ने जबरदस्त काम किया, नो डाउट। नवाज शरीफ ने न्यूक्लियर टेस्ट किए, इमरान खान ने J10C खरीदे, राइट, ठीक है। यार ओ भाई, इस परचम के साए तले हम एक हैं, तो एक चीज को आप समझें कि ये तमाम पॉलिटिकल पार्टी, बिल्कुल ऐसे, इनमें से कोई मुल्क दुश्मन नहीं है, कोई मुल्क दुश्मन। और दूसरी बात कि ये कल्ले बंदे का काम नहीं है कि जो मुल्क को आगे लेकर चला जाए, एवरीबडी हैज टू कम टुगेदर। सो मैं कहना ये चाह रहा था कि जिस तरह एक तरफ आपके पास एक मजबूत दिफा मौजूद है, PF है, एयरफोर्स है, नेवी है, उसी तरह आपको एक मजबूत हुकूमत की जरूरत है, ट्रू, which you do not have right। और ये ट्रेड ऑफ नहीं है, जो एक समझने वाली बात जो है वो मैं ही कहता हूँ ना कि यार अक्सर इसमें ये भी एक आर्गुमेंट आ रहा है, नहीं यार नहीं फौज ये जरूरी है मजबूत, नहीं यार। तुर्की की एग्जाम्पल आपके सामने बड़ी जबरदस्त है। मैं टर्न ऑफ द सेंचुरी लेट 1990s में तुर्की गया था, उस वक्त मुझे याद है कि उनके यहाँ कोई 250% इन्फ्लेशन, उससे भी ज्यादा हुआ करता था, फुल मिलिट्री कंट्रोल में था। वहाँ कहने को तो तानसो चीलर और मसूद यलमाज वगैरह होते थे, बट फौज के खिलाफ आवाज नहीं उठाएगा। तो आप ये देखिए तुर्की का जो राइज एज अ पावर हुआ है वो अंडर डेमोक्रेसी हुआ है, वो अंडर रजब तैयब एर्दोगान हुआ है। और जाहिर है वहां पे अब क्या है कि सब अपने अपना रोल प्ले कर रहे हैं, तुम्हारा ये रोल है, तुम्हारा वो रोल है, फलाना हो गई बात। सो मेरा ये ख्याल है कि ये कोई ट्रेड ऑफ वाली आर्गुमेंट इज रिडिकुलस। सबको दिल बड़ा करने की जरूरत है, और स्पेशली विद सच an aggressor in your neighborhood। Oh yes। तो फौज के पास और डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट के पास तो हमारे पास तो 100% हमारा फोकस उधर होना चाहिए, राइट। मैं हुकूमत की बात पे जो आना चाह रहा था कि आपके पास एक मजबूत फौज है जिसने आपका दिफा किया, बिल्कुल इज्जत रखी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन आपकी हुकूमतों का यह हाल है अदील कि आप पिछले कई दहाइयों से ये जो हमारी कोने पे दुकान वाला है ना नीचे, इस पे टैक्स नहीं लगा पा रहे, रिटेलर पे, दुकानदार पे टैक्स नहीं लगा पाई है हुकूमत। बिल्कुल आपकी हुकूमत इतनी कमजोर है। अगर इकोनॉमी को ठीक करना है, गवर्नेंस को ठीक करना है, तालीम को ठीक करना है, सेहत को ठीक करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करना है, और दिफा को भी ठीक करना है क्योंकि पैसे चाहिए, तो आपको एक मजबूत हुकूमत चाहिए, बिल्कुल,
जो इसी तरह के टफ फैसले करे, जो देखे ना, मुझे इसमें कोई शक नहीं है के देखें शहबाज शरीफ साहब की बहुत इज्जत है, प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन आपको भी पता है टू फायर द मिसाइल्स एट इंडिया, ये फैसला शहबाज शरीफ साहब का तो नहीं होगा ना, ये फैसला जनरल आसिम मुनीर ने किया। बिल्कुल, आर्मी चीफ, फतह मिसाइल्स कमांडर है, ही डिसाइडेड गो फॉर इट, ठीक है ना, और बराज मारा, ठीक है, तो एक स्ट्रॉन्ग एक डिसीजन लिया ना, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन कि हमारे पास कैपेबिलिटी, वी विल गो फॉर इट, ठीक है, कमजोरी का फैसला नहीं था दिल, देखो इंडिया आपसे बहुत बड़ा दुश्मन, बिल्कुल ऐसे आपने बोला नहीं है यार, वी विल गो फॉर इट, राइट, तो आपने एक टफ फैसला लिया। ओ भाई साहब, तो एक टफ फैसला लेने के लिए एक स्ट्रॉन्ग आर्मी की जरूरत है, इसी तरह अंदर टफ फैसले लेने के लिए स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट की जरूरत है। सही बात, जो ये गवर्नमेंट नहीं है भाई, जो गवर्नमेंट नहीं है, ना इसके पास पब्लिक सपोर्ट, असल बात यही है ना, बिल्कुल ऐसी है, ना इसके पास लेजिटिमेसी है। सो दिस इज समथिंग व्हिच वी विल नीड टू सॉर्ट आउट, बिल्कुल ऐसी, और इसको ठीक किए बगैर पाकिस्तान में कोई बहुत इनकलाबी तब्दीलियां नहीं आएंगी। सो ट्रू, एब्सोल्युटली। चलें जी, फरहान, द बिगेस्ट, अगर मैं इंडिविजुअल्स की बात करूं, सही है, द बिगेस्ट विनर इन दिस एंटायर एपिसोड कौन था आपके लिए? I think General Asim Munir थे पाकिस्तान। General Asim Munir. I think he gained a lot of ground. He's developed a lot of goodwill. All right. और इंडिविजुअल के लिहाज से तो I think General Asim Munir gained the most amount of ground. ठीक है, एंड एयर वाइस मार्शल औरंगजेब भी तो बड़े सेलिब्रिटी बन गए वैसे। यार अदील, एक हमारी कौम का ना, ये मैं कसम खुदा की, I mean no disrespect to the guy, I mean great guy, थरो ऑफिसर वैसे जो, बिल्कुल जबरदस्त। लेकिन आप मुझे एक बात बताएं, दैट गाय केम और उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। यार जब आप इस किस्म का प्रेज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले पे शावर करते हैं, तो आप सोचें वो जो पायलट है जिसने राफाल को लॉक किया और गिराया है, सही, उसके दिल पे क्या गुजर रही होगी? सोचें, वो कह रहा होगा भाई यार काम तो मैंने किया है। बिल्कुल ऐसी है, हाँ। तो और दूसरा यार हाइपर सेक्सुअलाइजेशन हर चीज की, आई थिंक मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी रीजन है, ये बहुत बड़ी रीजन है यार, ये बहुत गलत है यार। मतलब आप खुदा का खौफ करें, मतलब आप हर चीज को हाइपर सेक्सुअलाइज कर देते हैं। मतलब आप हर चीज के अंदर एक ही मतलब कौमी ठरक अवार्ड, दोनों तरफ का ही मसला है, दोनों तरफ का ही मसला है, दोनों तरफ का। और मुझे हैरानी ये हुई अदील, और मैं बिल्कुल इसमें वो कहना चाहता हूँ कि आपका कोई एक, ये कोई मजाक की चीज नहीं है ना, जब आप किसी के ऊपर इस तरह के कमेंट्स पास करें। इमेजिन अगर ये कोई 40 साल की खातून होती, मैं बहुत निचली बात कर रहा हूँ, इसमें तो बात भी नहीं होनी चाहिए, खातून होती उनके बारे में इस तरह के कमेंट्स हो रहे होते तो क्या कहलाता? बिल्कुल ऐसी है, गलत बात, बहुत नाजेबा बात होती है, बिल्कुल। एंड एक और चीज जो लोग नहीं समझते कि ये जो 1-2 दिन की वायरलिटी का फेम होता है ना, ये इंसान के दिमाग को तबाह बर्बाद कर देता है। बिल्कुल ऐसी है। आई होप औरंगजेब साहब ही वो अपने जो है ना वो सिलसिले में रहे। मैं सोचा था इस पे जरा बात की जाए, बिकॉज़ मुझे भी ये होता है कुछ ज्यादा ही शायद मुझे ऐसा लग रहा है, एंड आई एम प्रीटी श्योर पूकी और आई डोंट नो कुछ ज्यादा ही है। देखिए एयरफोर्स वाले जनरली एक पायलट्स के साथ एक फैसिनेशन तो होती है। आई मीन एवरी किड वांट्स टू बिकम अ पायलट और समथिंग, और उस पे ज़ाहिर है बड़ी प्रेजेंटेबल शख्सियत और उसके साथ साथ उनकी लैंग्वेज, इवन फॉर द सिविलियन एयरक्राफ्ट, या इवन फॉर द सिविलियन एयरक्राफ्ट, बिल्कुल। आई एम फ्रॉम पीआईए फैमिली, सो आई नो वी ऑलवेज लुक्ड अप टू द पायलट्स, और वो एक अलग ही उसकी एक शान होती है। लेकिन आई थिंक हमने थोड़ा सा ओवरडू कर दिया यहाँ पे। असल में हर चीज हम मजाक भी तो बना लेते हैं ना, हर चीज मजाक बना लेते हैं। यानी जंग हो रही है वहां पे, और बल्कि मैंने तो देखा कि इंडियंस तो गुस्से में भी आ रहे थे कि यार ये पाकिस्तानी तो सीरियस नहीं हो रहा है, हमने तो पाकिस्तान को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, और वो बैठे हुए वहां पे मीम्स बना रहे हैं, अपने ड्रोन ढूंढ रहे हैं। देखिए दोस्त कह रहे यार ड्रोन मुझे नजर नहीं आया। वो एक ये भी एक आया, पता नहीं हकीकत है नहीं कि यार वो ड्रोन अपनी बाइक में उठा के एक बंदा ले गया है। आई रियली डोंट नो, यानी वाकई काफी ज्यादा नॉन सीरियस हो गए। लेकिन बहरहाल मेरा नहीं ख्याल है कि होना चाहिए। So biggest winner you say जनरल आसिम मुनीर, एंड हमारी साइड पे इंडिया में कोई विनर नजर आता है? राहुल गांधी। अच्छा, गॉट अ फुट इन द डोर। ओके, अगर वो अभी भी बकरी बन के रहा, हाँ, तो उसके लिए मतलब राइट। अब अपना अदील आप मुसलसल ये बात करते रहे हैं कि वो उनकी जो वीकनेस है, या अब उनके पास दरवाजा खुल गया। अगर अभी भी दे शुड स्टॉर्म थ्रू दिस डोर, बिल्कुल ऐसी है। और वो नेशनलिज्म के नाम पे देखिए जैसे नहीं होता हुआ नजर आ रहा, राइट नहीं होता हुआ नजर आ रहा। उनको इतनी बॉल्स ग्रो करनी होंगी, पता है। लेकिन फरहान एक बड़ा यहाँ पे चैलेंज आता है, मैं आपको बताऊं, अगर इफ आई पुट माई सेल्फ इन राहुल गांधी शूज, आप मोदी के खिलाफ पिच क्या बनाएंगे? अब मोदी के खिलाफ पिच ये नहीं बनाएंगे कि आपने पाकिस्तान पे हमला क्यों किया। आई थिंक पूरा इंडिया इज ऑन वन पेज। पाकिस्तान बकौल उनके एक आतंकवादी देश है, हमने ठीक किया, हमने मौलाना मसूद अजहर की फैमिली को मार दिया एंड ऑल। मोदी, जो राहुल गांधी इस वक्त केस बनाएगा या पिच बनाएगा अगेंस्ट मोदी कि व्हाई डिड यू चिकन आउट टू अमेरिका, हम इतना ताकतवर, आप विश्व गुरु अपने आप को कहते हैं, आप भारत जी $4 ट्रिलियन इकोनॉमी, और अमेरिकन यहाँ आने के लिए मर रहे हैं, ये कर रहे हैं, हम आईफोन्स बना रहे हैं, ये कर रहे हैं।
डोनाल्ड ट्रंप की जिस तरह मुशर्रफ साहब हमेशा इवन दो बेचारे मरते दम तक जस्टिफाई करते रहे कि रिचर्ड आर्मिटेज की वो एक कॉल नहीं थी और ये, लेकिन ये मोदी अपने साथ अब एक कलंक लगा के रह गया है कि यार तुम अमेरिका की या मार्को रूबियो या जेडी वैंस की एक कॉल पे तुम जो हो ना पीछे आ गए सर। और हकीकत भी यही है, ऐसे हटे हैं आप उस कॉल से। ट्रू। अब उस कॉल में क्या लैंग्वेज इस्तेमाल हुई, क्या थ्रेट दी गई, क्या इन्फॉर्मेशन दी गई, हम नहीं जानते। तो वही मैं कह रहा हूँ ना। और दूसरा जो बहुत बड़ा लॉस हो गया है, नहीं संभाला जा रहा कश्मीर इशू आर्टिकल 370 के बाद इंटरनेशनलाइज हो गया है। पाकिस्तान की बहुत बड़ी विक्ट्री है, इस पे हमने बात नहीं की। बहुत बड़ी विक्ट्री है, बहुत बड़ी विक्ट्री है और हमने कुछ किया भी नहीं उसके लिए। लेकिन दूसरी बात क्या है, मुझे इस बारे में कोई शक नहीं है कि अमेरिका कुछ नहीं करवाएगा इसके लिए। बाय द वे, अगर आप ये समझ के बैठे हुए हैं कि ट्रंप वाकई में बिठाएगा इन लोगों को और कहीं बोलेगा, वो अभी अपने मिशन पे है। उसने बोला था मैं मिडिल ईस्ट आ रहा हूँ, मुझे यहाँ पे फड्डे नहीं चाहिए भाई, आई वांट टू बी। अभी इस वक्त दुनिया की बड़ी खबर क्या है, ट्रंप विजिटिंग मिडिल ईस्ट। अगर अभी ये जंग चल रही होती, राइट, क्या होती? बिल्कुल ऐसी। यू नो हाउ कॉन्शियस ट्रंप इज। ट्रू। उसको मीडिया का कितना ज्यादा खप। बिल्कुल ऐसी। आई थिंक अगर आप पाकिस्तानी भी, हमें हाँ ये एक अच्छा हमारे लिए हो गया कि दोबारा बात होने लगी। लेकिन पार्टनर, मुझे नहीं लगता कि इंडिया को कोई इतनी लेवरेज है अमेरिका के पास। जंग तो रुकवा दी है, इतनी लेवरेज नहीं लगती। क्योंकि देखो, अगर रैशनली स्पीकिंग उसने अभी तक इंडस वाटर ट्रीटी नहीं रिस्टोर की, ठीक है, तो उसने कोई टर्म्स नहीं आपने डिसाइड की। बस आपने कहा यार अच्छा फायर करना रोक दो। बिल्कुल ऐसी है। तो ये हो, मेरे ख्याल में जो विनर है इस पूरी गेम में, दैट इज चाइना, हैंड्स डाउन। आपने मुझे इंडिविजुअल कहा था वैसे। हाँ वैसे शी जिनपिंग आ जाते हैं। चाइना ने अपना जो रोल यहाँ पे प्ले किया है ना इस वक्त, आई थिंक चाइनीज डिफेंस इंडस्ट्री के हवाले से वन, एंड चाइना के ओवरऑल अपने डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, दिस इज अ वाटरशेड मोमेंट फॉर देम। हम काफी दफा ज़ाहिर इसका जिक्र कर चुके हैं अपने प्रोग्राम में, डीप सीक मोमेंट, और हम बोले जा रहे हैं। मैं कल साउथ चाइना मॉर्निंग डेली जो उनका अखबार है वो मैं पढ़ रहा था, और उसमें एक आर्टिकल आया हुआ है जिसमें उन्होंने एक चाइनीज स्पेस, ग्लोबल स्पेस करके कोई एक पोर्टल है जिसको कोट किया है, जो कि चाइना की स्पेस और टेक्नोलॉजी पर नजर रखता है। और उन्होंने बताया ये कि किस तरह चाइना एक्चुअली गॉट इन्वॉल्व इन ड्यूरिंग द वॉर। वो ये नहीं कि हथियार रख लो, लेकिन वो पाकिस्तान को एक्चुअली रियल टाइम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे थे इंडियन रडार के हवाले से एंड ऑल। इंडिया की एयरफोर्स आखिरी दिन इस्तेमाल होने की सबसे बड़ी वजह यही थी कि उनका कम्युनिकेशन निजाम जो है वो काफी हद तक जैम करने में कामयाब हो चुका था। बिल्कुल, एक तो वो डर गए थे, उन्होंने तो ये था कि यार हमको 5-6 और रफाल ना गिरवा दें अपने, क्योंकि हम तो एक्सेस कर नहीं पा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिकली। चाइनीज वॉरफेयर, शी जिनपिंग, उसका विजन चाइना के बारे में, आई थिंक वो इसमें बहुत बड़ा विनर रहा है। पाकिस्तान ने उनके लिए एक बड़ी जबरदस्त जो है ना वो ये जंग लड़ ली है। पाकिस्तान ने उनके लिए जो है ना मैं कहूंगा कि एक एग्जीबिशन था। एंड मेरे ख्याल से, जैसे मैं अपने बच्चों को भी कल घर में भी बता रहा था कि भाई कोई बड़ी खूबसूरत सी बंदूक ले लो तुम, लेकिन वो अगर चले ना तो फिर उसका फायदा क्या। सिमिलरली एक आम सा रिवॉल्वर हो, लेकिन वक्त पे वो डाकू या चोर को मार दे। नहीं था अदील, मैं बता रहा हूँ एग्जांपल। या फ्रांस 24 ने कहा कि द ग्लोबल परसेप्शन वाज, देखिए कि ये चाइनीज इक्विपमेंट जो होगा ना, ये चाइनीज गुड्स के जैसा होगा। ऐसे ही है चाइना। सो ट्रू। यानी साहब उनका परसेप्शन ये नहीं था कि ये इतने सोफिस्टिकेटेड होंगे। आप देखिए फ्रांस 24 लिख रहा है, रियासत उनका अपना मुल्क का अखबार। मेरे ख्याल से अभी भी मैं बड़ा हैरान हूं फरहान, अभी तक बहुत से इंडियन डिसइल्यूजन है इस चीज के बारे में कि हमारा रफाल भाई तुम्हारा वॉर हिस्टेरिया ये आप 2-3 हफ्ते के बाद सबको समझ में आएगा एक्चुअली क्या हुआ। आई थिंक ऑलरेडी समझ में आना शुरू हो गया। लेकिन एक बंदा है जिसको बिल्कुल दिमाग सटिया गया, जिसका कौन है वो? ध्रुव राठी। ओके यार, आयरनी, फ्लिप्ड एंड डाइड। साले तू जा नहीं सकता इंडिया और तू ह्यूमन राइट्स और कानूनी चीजों की, यू कैन नॉट गो टू इंडिया। अच्छा, तू भाग के असाइलम लेके बैठा हुआ है जर्मनी में, और तू शादी वादी भी कर ली है, और म्यूनिख कितना हसीन है ये तुम बताते रहते हो, ईयू सिटीजन बने हुए हो तुम, राइट, एंड यू मतलब ठीक है हमारे मसाइल है, राइट। अदिल आपका सब्जेक्ट है भाई ये इंडियन मीडिया बिल्कुल भैया, आपके सामने कल ट्विटर पे भी और हर जगह लोग कह रहे हैं जवाब दो, तो अदिल भाई जवाब दो, ध्रुव राठी के इल्जामात का जवाब हिसाब दो। अच्छा चलें जी, अब ये ना वैसे इस पे एक अलग पूरी पॉडकास्ट बनती है, लेकिन हम कम से कम टाइम पे जो है ना सो करते हैं। ओवर टू यू। ध्रुव राठी, सबसे पहले मुझे एक बात की खुशी है, मैंने कल ट्वीट भी किया था कि अल्हम्दुलिल्लाह इस कौम के ऊपर ध्रुव राठी का जो बुखार था ना वो कल उतर गया है। पता नहीं हम क्या समझने लगे थे ध्रुव राठी को। देखिए, ध्रुव राठी जैसे कैरेक्टर जो है ना वो डेवलप होते हैं जब रियासत आवाजों को दबाती है।
आज एनडीटीवी अपनी असल फॉर्म में होता, प्रणव राय वाला एनडीटीवी होता, जहां पे एक थोड़ा सा मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू आपको मिल रहा होता। आज एबीपी टीवी, आनंद बाजार पत्रिका जो अखबार का एबीपी टीवी जो है, आज वो जरा खुल के बात कर रहा होता। देखिए, आपको प्रेशर कुकर सिचुएशन डेवलप नहीं है। ध्रुव राठी, पाकिस्तान में भी एक दो नमूने बैठे हुए होते हैं, बाहर बैठे हुए, और वो बातें कर रहे होते हैं, और वो उनको ऑडियंस मिलती इस वजह से कि यार मैं टीवी चलाता हूं, इंडिया में मैं जाऊं तो एक ही बात हो रही है। पाकिस्तान की सियासत में लिटरली अब तो ऐसा लगता है कि वो कॉपी पेस्ट खबरें चल रही होती है ना। सो ये ध्रुव राठी टाइप क्रिएटर जो लोग हैं, जो क्रिएशंस हैं, वो इसी वजह से आती हैं। ध्रुव राठी को मैं एक जमाने में बड़ा रेगुलरली फॉलो किया करता था। फिर उसके बाद मैंने इसकी एक वीडियो देखी थी, अब से मेरे ख्याल से कोई 1.5 साल 2 साल पहले आई थी, जिसमें अब्राहमिक रिलीजन्स के हवाले से इसने बात की थी। Anyone who has little knowledge of Islam, Christianity and Judaism, वो कहेगा कि यार what nonsense is this? अच्छा, आप कल वाली वीडियो की बात भी नहीं कर रहे? मैं तो अभी बात ही नहीं कर रहा। कल वाली वीडियो तो मैंने फरमाइशी देखी है। हाँ, हमारी बहन का मैसेज आया, भाई आपने वो ध्रुव राठी की वीडियो देखी? मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? यानी आप चेक करें जरा जाके, उसने ऐसे ऐसे लिखा है, उसने बोला है कि पाकिस्तान फवाद खान पूछे। अब फवाद खान और वाकई सीरियसली कि वो पाकिस्तान ने अपनी गवर्नमेंट से पूछे ही पूछे। तो मैंने मजबूरन अपने दिल पे पत्थर रख के आज सुबह अपने जिम टाइम पे मैंने वो वीडियो जो है वो देखी। और मैंने जब सुना तो मैंने कहा यार वाकई सीरियसली अल्हम्दुलिल्लाह कि आई हैड डेवलप्ड नो रिस्पेक्ट फॉर ध्रुव राठी, और जो थी वो खत्म हो गई थी, और ठीक खत्म हुई, और आज से बहुत पहले खत्म हो चुकी थी। अच्छा जी, ध्रुव राठी के क्लेम्स और अदील अजहर के जवाब। अल्लाह खैर करे भैया, आपने बड़ी ज़िम्मेदारी लगा दी। नहीं, हम दोनों कोशिश करते हैं। हाँ एग्जैक्टली, तकसीम कर लें। हाँ कर लेते हैं, बिल्कुल करें यार, बिल्कुल करें। ठीक है। अच्छा, पहली बात जो उन्होंने की अदील भाई, मैं पॉइंट बाय पॉइंट जाऊंगा। लेट्स ट्राई टू वो कह रहे हैं सीज फायर जो है पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट किया था, ये तो मतलब इस पे क्या जवाब दें? दिस इज ओनली थ्रू इंडियन सोर्सेज। इसमें अभी तक क्या मार्को रूबियो, मैं वही बता रहा हूँ, इंडियन सोर्सेज ये कहते हैं जी पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट किया था, प्लस इंडिया ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोला था। मेरे ख्याल से आई थिंक काफी हद तक क्लियर हो गया मार्को रूबियो की तरफ से भी, और अमेरिका की डोनाल्ड ट्रंप ये बात बोलता है तो प्लीज कट द नॉनसेंस, पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट नहीं किया था। हाँ, मतलब नहीं देखिए, ये अलग बात है। देखिए, ये अब आप अगर मुझे इस बात को इशू बना रहे हैं ना कि यार फोन उठा के पहले कॉल मैंने की, लेकिन आप डिसाइड, अच्छा फर्ज करें पाकिस्तान ने अप्रोच भी कर लिया, यार तुम मान क्यों गए? वो गोविंदा का ये डायलॉग बोलूंगा, धक्का दिया तो तूने लिया क्यों? अब भाई तू नहीं करता सीज़फायर, नहीं करता सीज़फायर, चौधरी पाकिस्तान ने किया था, पता नहीं यार पाकिस्तान ने किया था। अब फोन आ गया तो मैं लेना पड़ा, सोचे अच्छा पाकिस्तान की सीज़फायर वायलेशन, ये तो सीज़फायर वायलेशन। अच्छा, इसमें बड़ी मजेदार बात है, क्यों करेगा पाकिस्तान सीज़फायर वायलेशन? अच्छा कर लिया सीज़फायर, इंडिया में अचानक खबरें आना शुरू होती हैं इंडियन मीडिया में, हाँ तबाह के ये वो, पाकिस्तान ने युद्ध विराम का उल्लंघन कर दिया। अचानक एक ब्रेक आता है और सब खामोश। ये तो अबे ध्रुव तू ये पूछना, ये इंडियन मीडिया में, गोदी मीडिया में हुआ क्या? सबसे बड़ी बात ये है, आप हमसे 7 गुना बड़ा मुल्क हो, आप हमसे 10 गुना बड़ा मिलिट्री है आपकी, हमने तो पहले भी कभी आपको स्ट्राइक नहीं किया था ना, आपने पहले स्ट्राइक किया था। हम क्यों सीज फायर वायलेट करेंगे? कोई अकल इस्तेमाल करो यार। तो ये दो चीजें बेवकूफाना है। पहलगाम टेररिस्ट अटैक एंड टीआरएफ रोल, ये भी मतलब टीआरएफ को कनेक्ट किया, टीआरएफ का स्टेटमेंट जो रेजिस्टेंस फ्रंट है, बिल्कुल आपके पास है इसका जवाब? देखिए यार, बड़ी सिंपल सी बात है। नंबर 1, टीआरएफ ने एक स्टेटमेंट दी, हमने ये किया है, उसकी बुनियाद के ऊपर आप किसी मुल्क के ऊपर जंग लड़ेंगे? भैया एक इन्वेस्टिगेशन बैठाएं, कुछ करें, कुछ जरा पता लगाएं। टीआरएफ ने दे दी स्टेटमेंट, वापस ले ली थी। हाँ, वापस ले ली। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उन्होंने वापस ले ली थी। ध्रुव को पता नहीं ये बात पता हो या ना पता हो, nobody in Pakistan celebrated the death of these civilians in India, okay, जिसमें एक मिलिट्री का बंदा भी इनकी नेवी का था। However, the Indians overwhelmingly celebrated the death of Pakistani civilians in Jafar Express hijack. All right, तो ये जरा अपना गिरेबान पहले देख लो। ये कह देना कि जनाबे वाला टीआरएफ ने हमला किया, अटैक किया, जिस पे हमने पाकिस्तान पे अटैक कर लिया, दिस इज नॉनसेंस। अच्छा जी, हमने तो वही मोदी वाली बात, हमने तो वी टारगेटेड टेररिस्ट स्ट्राइक्स, पाकिस्तान ने सिविलियंस को टारगेट किया, इंडिया ने। अच्छा एक बात बताइए, बच्चे मर रहे हैं, वो बेचारा हमारे एक आपने वो तूरी बच्चा छोटा 7 साल का था, वो किस जगह पे इन्वॉल्व, वो किस हमले में इन्वॉल्व होगा? यार क्या बात है तुम कर रहे हो। अब तो मेरे ख्याल से आई थिंक देयर इज, इंटरनेशनल मीडिया ने भी अब ये बता दिया 40 से ज्यादा लोग जो मारे गए हैं। कितने दहशतगर्द हैं? कौन दहशतगर्द मारा गया उसमें? ये बताओ तो जरा नाम, का कोई नाम कि वो एक नमाज़े जनाजा एक साहब पढ़ा रहे हैं, वो बस देखें जी ये तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, और पीछे फौज के लोग खड़े हैं, तो देखें जी पाकिस्तान आर्मी जो इसमें इन्वॉल्व है। यार किस तरह टीआरएफ के कनेक्शन पे एक दफा फिर बात कर लेते हैं। टीआरएफ खुद एक बहुत ही शेडी सी ऑर्गेनाइजेशन है, बिल्कुल, वल्लाहु आलम क्या ऑर्गेनाइजेशन है नहीं है,
तो वो जो था ना नूर मीम राशिद का, उस घड़ी की आमद की आ गई से डरते हो, तो वो इतना लेयर्ड कनेक्शन बनाया है कि एक शेडी ऑर्गेनाइजेशन है टीआरएफ, जिसका एक शेडी कनेक्शन है लश्कर तैयबा के साथ, और लश्कर तैयबा का कनेक्शन पाकिस्तान के साथ है। इफ ए इज इक्वल टू बी देन बी इज इक्वल टू सी देन ए इज इक्वल टू सी। जो एक सवाल रह जाता है वो ये कि एक टीआरएफ जैसी एक शेडो ऑर्गेनाइजेशन या एक शेडी ऑर्गेनाइजेशन ने आपकी पूरी मिलिट्री स्टेब्लिशमेंट को किस तरह डिसीव किया है वहां पे, और अभी तक हाथ में नहीं आ रही, और के हाथ में भी नहीं आ रहे जी। वो जंगलों से होते हुए लाइन ऑफ कंट्रोल सीमा के उस पार चले गए यार, कोई 200 किलोमीटर 150 किलोमीटर दूर है, हेलीकॉप्टर पे गए हो तो अलग बात है। ध्रुव राठी, तुम्हें ये सवाल पूछना है कि वो बंदे कहाँ हैं जिन्होंने ये मैसेकर किया है। पाकिस्तान सपोर्ट फॉर टेररिज्म, और उसकी हक में उन्होंने ख्वाजा आसिफ दामद बरकातुहुम का बयान पेश किया कि हम करते रहे। अदिल, ये इस बात पे मैं जवाब देता हूँ, प्लीज प्लीज। अदिल, ये हमारा एक दिस इज द चिंक इन आवर आर्मर। बिल्कुल, हमने ये गड़बड़ की है। अब बिल्कुल। हम बोले हमने अमेरिका की वजह से की, जिस वजह से भी की, देखिए हमने किया है, अब नहीं कर रहे, इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान ने अपने आप को बिल्कुल पिछले 6, 7, 8 सालों से इस चीज़ों से अलग कर लिया। लेकिन मेरा ये ख्याल है ख्वाजा आसिफ का भी जो इवन जवाब है ना, वो जो यल्दा हकीम के साथ, यल्दा भी माशाल्लाह बड़ी, आपको पता अफगान खातून है, तो वो शी हैड दिस हेट फॉर पाकिस्तान। ख्वाजा आसिफ का उस सवाल भी उन्होंने अफगानिस्तान के रेफरेंस से उन्होंने बात की थी कि ये तंजीमें जो बाद में दहशतगर्दी करती रही हैं वो हम वेस्ट के लिए ही इनके थ्रू काम करवाते रहे हैं, उसको जाहिर है इसमें लिया जा रहा है। वो तो कह रहे हैं पाकिस्तान सपोर्ट फॉर टेररिज्म, नहीं वो टेररिज्म बिल्कुल। अच्छा, अब मसला ये है कि अदिल, फिर अब आप इस पे आ जाएं। आई थिंक अगर आपको बात करनी है तो आप टेररिज्म की डेफिनेशन ही चेंज हो गई 2001 से पहले। राइट, हाँ बिल्कुल ऐसे 2001 से पहले टेररिज्म नहीं था, अब ये टेररिज्म हो गया। अब शायद 2025 में कुछ और हो जाए शायद, तो ये तो अमेरिका बहादुर के मूड पे डिपेंड करता है। बिल्कुल ऐसी टेररिज्म की डेफिनेशन क्या होगी। अग्री। बट खैर ख्वाजा आसिफ की किसी स्टेटमेंट को हम ऑन नहीं कर रहा भाई, खत्म हो गई बात यार, वो उन पे रहने दें। अच्छा, नार्को ट्रैफिकिंग वाली बात का तो आपने जवाब दे दिया। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, वो एक और मजेदार बात हुई ना, वो हम पहले वैसे जिक्र कर चुके हैं, आई डोंट नो एडिटेड वर्जन में आएगा, कि जी जमात उद दावा ने 4 एकड़ जमीन खरीदी बावलपुर में। तो 4 एकड़ जमीन खरीदने का पहलगाम इंसिडेंट से क्या ताल्लुक है? वी हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया अबाउट इट। ठीक है, ये कह रहे हैं कि मुंद्रा पोर्ट के जो सीजर वाली खबर थी, और वो कि भाई हमारी क्या कहते हैं, नौजवानों को गुमराह किया और नशे की लानत में मुब्तला कर दिया। अब ये बताएं ना, नशे की लानत में लश्कर तैयबा मुब्तला करे, या दाऊद इब्राहिम मुब्तला करे, या छोटा राजन करे, छोटा शकील करे, तो नशे की लानत में जो मुब्तला हो रहा होता है वो किसी फॉरेन एनिमी की वजह थोड़ी मुब्तला हो रहा होता है भाई। यानी मैं जितना, अब मेरे जहन में दोबारा ये पॉडकास्ट ध्रुव राठी की जहन में चल रही है, व्हाट ए वीक। अच्छा, नंबर वन ध्रुव राठी इज नॉट अ जर्नलिस्ट ना, आपको पता है। वो तो कभी मुख्तलिफ टॉपिक्स पे बात कर रहा होता है, कभी डबल रोटी के नुकसानात पे बात कर रहा होता है, सारी चीजें कर रहा होता है। मेरा ज़ाती तौर से ख्याल ये है दैट दिस इज अ वेरी वेरी वीक, बहुत बुरी तरह रिसर्च किया हुआ ये एक चीज है जिसमें नथिंग बहुत ही हल्का है। वो क्या है जी? उसके अगला वाला। अच्छा, उसके बाद कह रहे हैं जी, उसका जो छठा क्लेम था कि सर पाकिस्तान में बड़ी इंस्टेबिलिटी है। अच्छा ठीक है, ओके, पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी इंटरनल कब नहीं थी भाई? मुझे ये बात बता, खबर क्या है इसमें है क्या? लाइक खबर नहीं है। उसी बोला ना, इमरान खान को पता नहीं मारने की कोशिश की जा रही है। अगेन ध्रुव राठी, यू आर कोटिंग द सेम इंडियन मीडिया जिसने तुम्हारा करियर बनाया, जिसकी मुखालफत में तुम्हारा करियर बना। खबर नहीं है इसमें, खबर क्या है? इसमें खबर नहीं है कि पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी है। हाउ डू यू लिंक दैट विद पहलगाम? आई रियली डोंट नो। हमारे इसमें कोई खबर नहीं है आपके पास, सॉरी। अच्छा, उसके बाद तो जो सबसे मजा का खेज बात कर रहा है, अच्छा जी, 8वां क्लेम है अदिल भाई, वो बड़ा आपके लिए मैं पेश कर रहा हूँ, आप इसका जवाब दीजिए। कि वो कह रहे हैं कि जो कराची और केपी में दो उन्होंने उनका स्टैम्पीड्स का जिक्र किया है, जिसमें लोग भगदड़ मचने से अल्लाह को प्यारे हो गए थे। वो कह रहे हैं कि भाई ये जो है ना, ये जो फ्रांस में फ्लावर वॉर्स हुई थी 1775 में, इस तरह के किसी इनकलाब का पेश खेमा है। तो पाकिस्तान में गुर्बत इतनी ज्यादा है। हाँ, बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, कितनी गुर्बत है पाकिस्तान में और कितनी गुर्बत है इंडिया में? मैं आपको बताता हूँ कि ये वो इस पॉडकास्ट में, इसके व्लॉग में 1, 2 या 3 जगहों पे इसने इंटरनेशनल मीडिया को कोट किया है, और उसने जो है वो गार्जियन को गालिबन यहाँ पे कोट किया है पाकिस्तान में गुर्बत का फिगर बताने के लिए। मियाँ राठी, तुम्हारे अपने मुल्क में 65 करोड़ लोग, ओके, तकरीबन आधी पॉपुलेशन इंडिया की फूड स्टैम्प पे सब्सिडाइज्ड आटा सरकार उसको देती है, बिकॉज उनको अंदाज़ा इस बात का है कि वो लोग खाना अफोर्ड भी नहीं कर सकते।
इंडिया की जो ये ग्रोथ स्टोरी है ना फरहान, आई थिंक हमने पहले भी शायद अपने किसी पॉडकास्ट में जिक्र किया, दिस इज द ओनली 2 और 3% ऑफ इंडिया ग्रोइंग। दिस 2 और 3% ऑफ इंडिया की अगर मैं पर कैपिटा जीडीपी हटा लूं, आई रिपीट वंस अगेन, इट्स अ सब सहारन अफ्रीकन लेवल इकोनॉमी दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, जो कि इस वक्त शदीद स्ट्रेन में जो है वो हमारे से आगे तो हम हमारे से आगे हमसे नीचे होंगे भाई। तो पाकिस्तान के देखो अपने मसले हैं, पाकिस्तान के अपने मसले हैं। यस द इकोनॉमी हैजंट ग्रोन फॉर 3 years, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लेकिन ये अच्छा चलो मैंने मान लिया पाकिस्तान में एक फ्रेंच रेवोल्यूशन आने वाला है और यहाँ पे भी किसी मैरी एंटोनेट का सर कटने वाला है। मुझे लग ये रहा है कि इसने ये शायद व्लॉग इसलिए बनाया है कि इसका आपको पता है बड़ा एंटी मोदी एक स्टैंस रहा है और काफ़ी सारे लोग इनको एंटी मोदी के बजाय एंटी स्टेट कहना शुरू हो गए थे कि ये रियासत के खिलाफ बोलते हैं। मेरे एक बड़े पढ़े लिखे दोस्त हैं, यूएस में रहते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, बड़ी कंपनी के आई थिंक सीईओ या डेप्यूटी सीईओ हैं। उन्होंने प्रशांत भूषण के बारे में कहा कि ये तो एंटी नेशनल आदमी है, जबकि प्रशांत भूषण इंडिया के वन ऑफ द टॉप, खैर एनीवे। तो दिस इज द माइंडसेट देयर ना। मुझे ऐसा लग रहा है कि ध्रुव राठी साहब ने एक काइंड ऑफ एक्सेप्टेंस हासिल करने के लिए इन द सोसाइटी मैस, देखे ना इस वक्त शशि थरूर इंडिया का फॉरेन मिनिस्टर बना हुआ है। आई वोंट बी सरप्राइज, मुझे तो लग रहा है शशि थरूर कहीं बीजेपी ज्वाइन ना कर ले, बिकॉज जयशंकर तो डिफेंड कर ही नहीं पा रहा है। शशि थरूर आके जो है वो बड़ा अड़ियल है भाई, उनकी वो लेजर आई गायब हो गई है वैसे। वो नहीं, उसे बड़ा बहुत बहुत अकड़ है भाई उसमें, बहुत ज्यादा, बहुत दिमाग खराब है, इंडियन एरोगेंस है अपने आप को पता नहीं। मसला ये है कि इंडियन और एरोगेंस साउंड्स ऑक्सीमोरोनिक, क्योंकि दुनिया में जब आप बाहर, जब आप अमेरिका, इंग्लैंड में हर जगह आप जब इंडियन से मिलते हैं, so one of the hallmarks of Indians was that they were humble people, very humble, that is why humility high, that is why वो इतना ग्रो करते थे कि वो शोर नहीं मचाते थे। अच्छा जब पाकिस्तानी जो है ना ये थे जाट, मतलब जरा सा कुछ किया और शोर मचाया 500 गुना। Indians weren't like that. Yes. Now Modi is trying to reinvent the Indian image, देखिए, and it is not working. It is not working because a leopard cannot change his spots. मैं मुसलसल ये बात ये बोल रहा हूँ that for the past few years Indians have been trying to punch over their weights, यानी जितने शायद उनकी औकात नहीं है, इन्होंने कनाडा में जाके वो जो निज्जर को, हरदीप सिंह निज्जर जो गालबन था उसका नाम, उसको मारा। वो तो सतवंत सिंह पन्नू जो है वो तो बच गया, वो तो आपको पता है किस तरह एक जबरदस्त उन्होंने एक इंटरनल ये चीज, जिसका मतलब इंडियन स्टेट वाज अंडर द रेडार। कैनेडियन गवर्नमेंट, उनका प्राइम मिनिस्टर आके कहता है नेम कर रहा जी बिल्कुल इंडियन स्टेट इन्वॉल्व है, स्टेट एलिमेंट जो है वो इसमें इन्वॉल्व है। सो इंडियंस को शायद ये गलत फहमी हुई कि सिंस दे आर लाइक द लिटिल चाइल्ड नर्चर्ड बॉय ऑफ द वेस्ट, तो वो जो भी चाहें वो ये कर सकते हैं। इस पूरी 2005 ऑपरेशन सिंदूर जो इन्होंने उसका नाम दिया है, इस पूरे वॉर में एक इंडियन एरोगेंस का एलिमेंट आपको नजर आ रहा था, एंड दैट इज समथिंग दैट इज लेट देम डाउन, जिसने उसको जो है वो डुबोया है। ये अभी भी यही समझ रहे हैं कि यार हम कोई बहुत तुर्रम खान मुल्क बन गए हैं, यार सारी की सारी तुम्हारी अकड़ अमेरिका की बुनियाद पे थी। डोनाल्ड ट्रंप सुबह उठता है, मुंह धोता है, इंडिया को जलील करता है और फिर जो है अपने काम पे लग जाता है। आज वो दोबारा हम कहते हैं वो एप्पल वाला उसने बयान दिया, मैं अभी दोबारा वो इत्तेफाक से मेरी ट्विटर टाइमलाइन पे आ गया। सो इंडियंस को चाहिए थोड़ी सी अपनी औकात पे आ जाएं, थोड़ा सा जमीन पे आ जाएं। भैया $4 ट्रिलियन इकोनॉमी तुम्हारी होगी, उस 4 ट्रिलियन इकोनॉमी में तुम्हारे कोई 2-3 हज़ार लोगों के पास ही उसका कई सौ बिलियन तो उन्हीं के पास है। योर कंट्री इज इन अ मेस, फिक्स इट। अदिल, एक मुझे किसी ने कल रात को एक चीज़ मैसेज भेजा, मैंने कहा यार ये तो बड़ा अच्छा तज्जिया है। वो अदिल आपको पता है दुनिया की सबसे महंगी, सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव लकड़ी कौन सी होती है? No, I'm not good at these things. पड़ी हुई लकड़ी। अच्छा, सही है। तो मोदी साहब ने अपने $4 ट्रिलियन इकोनॉमी से वो लकड़ी खरीदी है। क्या बात है यार, जबरदस्त। और लकड़ी के साथ वो क्या कह रहे हैं, we leave it to your imagination then। $4 ट्रिलियन की लकड़ी खरीदी है मोदी साहब ने इस वक्त। ध्रुव राठी पे वापस आता है, एक और जिक्र किया उन्होंने एक जिक्र किया है आपके 2 सितारों का जी, फवाद खान और माहिरा का। ठीक है, योर कमेंट्स? या देखिए, जहाँ तक माहिरा का, क्योंकि दे आर बोथ वेरी पॉपुलर इन इंडिया। मेरे ख्याल से आई थिंक सबसे पॉपुलर इंडिया में आतिफ असलम है मेरे ख्याल से। राहत फ़तेह अली खान ने राहत फ़तेह और उनका जिक्र नहीं किया। आई रियली डोंट नो व्हाई। आई एम श्योर के कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स फील कर रहे होंगे दोनों, ये हमारा नाम क्यों नहीं लिया। माहिरा का जहाँ तक ताल्लुक है, माहिरा को तो खैर एनीवे वो अंदाज़ा हो गया था, एक फिल्म ही वहाँ से वो करके आई थी, फिर उनको भी अंदाज़ा हो गया था कि शक्ल के अलावा वो शायद एक्टिंग का वो लेवल नहीं है कि वो ज़्यादा शी वुड गो फॉरवर्ड। लेकिन जहाँ तक फवाद का ताल्लुक है, फवाद के लिए एक रियलिटी चेक है। फवाद ने अपने करियर का, जो लोग थोड़ा बहुत शोबिस को समझते हैं वो जानते होंगे इस बात को, फवाद ने अपने करियर का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस एक्सपेक्टेशन में लगाया
कि वो बॉलीवुड में उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन नहीं, आई थिंक उसके लिए भी एक रियलिटी चेक है। बेटा पाकिस्तान इज़ योर लैंड, ओके, तुम यहाँ पे यू कुड हैव बिकम द हुमायूं सईद, ओके, जो भी था हुमायूं सईद, he would take a strong exception हुमायूं to that. सईद, I think फवाद खान मैं अपने उसकी जहन रीजन में बताता हुमायूं हूँ, सईद से अपने आप को, मैं आपको उसकी रीजन बताता हूँ। हुमायूं सईद इज अ प्रीटी ऑसम बिजनेसमैन। हाँ। उसने जो वो एक एम्पायर ड्रामा बनाने की खड़ी की है ना, हाँ, इस वक्त हमारे सामने क्या एक मिडिल क्लास कराची की फैमिली का बंदा ना, मस्ट बी अ बिलियनियर गाय, हुमायूं सईद, ठीक है, तुम वो बन सकते थे, तुम फवाद खान एक ब्रांड बन सकते थे। वो कपूर एंड सन उन्होंने एक फिल्म की है, बाय द वे कपूर एंड सन मैंने इंडिया में ही देखी बैठ गया। अच्छा, या आई वाज सो प्राउड अंटिल द लास्ट सीन, जब पता चलता है कि ही इज होमोसेक्सुअल। बाकी मैंने बड़ा एंजॉय कर रहा था और बड़ा आई वाज फीलिंग वेरी गुड अबाउट के चंडीगढ़ में देखी थी एलेंटे मॉल में, सो फिल्म भी अच्छी थी बाय द वे। एनीवे कमिंग बैक, आई थिंक फवाद के लिए और पाकिस्तानी अदाकारों के लिए अब ये एक रियलिटी चेक है, प्लीज एंड योर बॉलीवुड ड्रीम और व्हाटएवर, वो आपको कभी कबूल नहीं करेंगे, कभी, या मोदी के सामने नहीं करेंगे। फिलहाल इतनी नफरतें हो गई हैं फरहान, इतनी नफरतें हो गई हैं, इसको खत्म होने में बहुत टाइम लगेगा। ये मेन स्ट्रीम हो चुकी हैं, यानी कि शशि तरूर जैसा बंदा आके हिंदुत्व लाइन अगर लेता है, आप ये देखिए, मुझे अभी कोहली ने रिटायरमेंट का ऐलान किया, द फर्स्ट पर्सन टू ट्वीट वो शाहिद आफरीदी, फॉर गॉड सेक लाला यार, फॉर गॉड सेक, तुम अजहर अली आ रहे हैं, अहमद शहजाद से तो खैर वो अटेंशन सीकर है, उम्मीद है वो यही करेगा, लेकिन क्यों, लाइक यार वो तुम्हें कभी भी गालियां पड़ रही थी भाई सर, वो तो अच्छा अभी गालियां पड़ी थी, कोहली को तो वहां पे भी गालियां पड़ रही थी। अब मैं यही सोच रहा था यार, हमारी इज्जत नफ्स कहाँ है यार, अब वेयर इज आवर सेल्फ रिस्पेक्ट यार, वो तुम्हारे मुल्क के बारे में क्या क्या बोलते रहते हैं, तुम्हें तहस नहस करने को तैयार है। मैं ये नहीं कह रहा कोहली ने कभी बोला होगा जंग लड़ो, युद्ध चाहिए, फलाना चाहिए, नहीं यार, लेकिन इतनी तो होना चाहिए कि पीक इस कॉन्फ्लिक्ट में आके आप कोहली को, नहीं हमारे दिल बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े दिल हैं, चुप हो जाओ अभी यार, ये बनता नहीं था सवाल, लेकिन बाहर चलें जी, बहुत बड़े दिल है लेकिन मुंह छोटा कर लो खुदा के लिए। अदील, always a pleasure. थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया जी, थैंक यू।